बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल नहीं करते हैं, वो बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स, प्लांट और इक्विपमेंट, सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज भी खरीदते हैं। सेंसस ब्यूरो के अनुसार 2010 में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7.4 मिलियन बिजनेसेस थे जिनके पास पेड एम्प्लॉयज थे। एक वैल्यू बनाने और कैप्चर करने के लिए सेलर्स जैसे सिस्को को इन ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स, रिसोर्सेज, पॉलिसीज और बाइंग प्रोसीजर्स को समझना जरूरी है। 2. बिजनेस मार्केट्स का विश्लेषण। .com बूम के पीक पर सिस्को सिस्टम्स ब्रीफली दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी जिसका वैल्यूएशन $500 बिलियन था। इन हेडी डेज के बाद से सिस्को ने अपनी मार्केट लीडरशिप के लिए कई चैलेंजेस और ऑब्स्टैकल्स का सामना किया है, लेकिन आगे रहने के लिए कई स्टेप्स लिए हैं। कंपनी अपने ग्राहकों के क्लोज रहने पर गर्व करती है और अपनी कॉम्पिटेंसी को उन्हें बड़े ट्रांजिशन से गुजरने में मदद करने के रूप में देखती है ताकि उनकी कॉर्पोरेट साइलोज को तोड़ा जा सके। लॉन्ग टाइम सीईओ जॉन चेम्बर्स ने कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट ब्लेड सर्वर्स को एक अच्छा उदाहरण बताया है कि कैसे सिस्को कंपनियों को एक कॉमन टेक्नोलॉजिकल विजन बनाने में मदद करता है, यह ध्यान में रखते हुए कि सिस्कोज ही एक ऐसी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो डेटा, वॉइस और वीडियो को हैंडल कर सकती है। एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर सिस्को कॉन्स्टेंटली खुद को मार्केटप्लेस में शिफ्ट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए रीइन्वेंट कर रही है, चाहे वो ट्रेंड्स को टैप करके वॉइस और वीडियो को इंटरनेट पर एनेबल करना हो या क्लाउड कंप्यूटिंग में एक मेजर प्लेयर बनना हो। एक्विजिशंस एक की रोल निभाती हैं। कुछ नोटेबल एक्विजिशंस हैं। 6.9 बिलियन में सेट टॉप बॉक्स मेकर साइंटिफिक की खरीद 2005 में और $5 बिलियन में वीडियो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एनडीएस की खरीद 2012 में। सिस्को जानता है कि उसकी एक्विजिशंस में से लगभग एक तिहाई फेल हो जाएंगी, जैसा कि 2009 में $600 मिलियन में फ्लिप वीडियो कैमरा मेकर प्योर डिजिटल को खरीदने के मामले में हुआ था। सिस्को एन्युअली $6 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है और अपनी रेवेन्यू का 55% और अपनी ग्रोथ का 70% ओवरसीज से जनरेट करता है। दुनिया के कुछ सबसे वैल्यूएबल ब्रड्स बिजनेस मार्केटर्स के हैं: एबीबी, कैटरपिलर, ड्यूपॉन्ट, फेडेक्स, जीई, ह्यूलेट पैकार्ड, आईबीएम, इंटेल और सिमेंस। ये कुछ नाम हैं। बेसिक मार्केटिंग के कई प्रिंसिपल्स बिजनेस मार्केटर्स पर भी लागू होते हैं। उन्हें होलिस्टिक मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को अपनाने की जरूरत है, जैसे कि अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी रिलेशनशिप्स बनाना, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी मार्केटर करता है। लेकिन उन्हें दूसरे बिजनेसेस को सेल करने में कुछ यूनिक कंसिडरेशंस का भी सामना करना पड़ता है। इस चैप्टर में हम बिजनेस मार्केट्स में मार्केटिंग के लिए कुछ क्रूशल सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग क्या है? फ्रेडरिक ई. वेबस्टर जेआर और वाइंड ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग को एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के रूप में डिफाइन करते हैं जिसके जरिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस परचेज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जरूरत एस्टैब्लिश करते हैं और अल्टरनेटिव ब्रड्स और सप्लायर्स को आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट और चूज करते हैं। 4. बिजनेस मार्केट वर्सेस कंज्यूमर मार्केट। बिजनेस मार्केट में वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करते हैं जिन्हें सेल, रेंट या सप्लाई किया जाता है। कोई भी फर्म जो प्रोडक्ट्स के लिए कंपोनेंट्स सप्लाई करता है वो बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस में होता है। बिजनेस मार्केट को बनाने वाले कुछ मेजर इंडस्ट्रीज हैं: एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज, केमिकल, कंप्यूटर, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, एनर्जी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज। बिजनेस बायर्स को सेल्स में कंज्यूमर बायर्स से ज्यादा डॉलर्स और आइटम्स का एक्सचेंज होता है। एक सिंपल पेयर ऑफ शूज को प्रोड्यूस और सेल करने की प्रोसेस पर विचार करें। 5. शू मैन्युफैक्चरिंग में आजकल मटेरियल्स और मटेरियल कॉम्बिनेशंस का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होता है। लेदर्स, सिंथेटिक्स, रबर और टेक्सटाइल मटेरियल्स को बेसिक अपर मटेरियल्स में गिना जाता है। हर मटेरियल का अपना स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है और वो सिर्फ अपीयरेंस में ही नहीं बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, सर्विस लाइफ और ट्रीटमेंट नीड्स में भी अलग होते हैं। शू मटेरियल का चॉइस फुटवियर की लाइफ को काफी प्रभावित करता है और कई मामलों में इसके यूज को डिसाइड करता है। लेदर शूज के लिए हाइड डीलर्स को टैनर्स को हाइड सेल करने होते हैं, जो लेदर को शू मैन्युफैक्चरर्स को सेल करते हैं,
जो शूज़ को होलसेलर्स को सेल करते हैं, जो शूज़ को रिटेलर्स को सेल करते हैं, जो आखिरकार कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। सप्लाई चेन में हर पार्टी अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए कई दूसरे गुड्स और सर्विसेज भी खरीदता है। बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स की हाईली कम्पिटिटिव नेचर को देखते हुए यहां मार्केटर्स का सबसे बड़ा एनिमी कमोडिटाइजेशन है। 6 कमोडिटाइजेशन मार्जिन्स को कम करता है और कस्टमर लॉयल्टी को कमजोर करता है। इसे तब तक ओवरकम नहीं किया जा सकता है जब तक कि टारगेट कस्टमर्स को यह कन्विंस नहीं कर दिया जाता है कि मार्केटप्लेस में मीनिंगफुल डिफरेंसेस मौजूद हैं और फर्म के ऑफरिंग्स के यूनिक बेनिफिट्स अतिरिक्त एक्सपेंस के लायक हैं। इसलिए बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में एक क्रिटिकल स्टेप कॉम्पिटिटर्स से रेलेवेंट डिफरेंशिएशन क्रिएट करना और कम्युनिकेट करना है। यहां बताया गया है कि कैसे सिमेंस ने हाल के वर्षों में अपने मार्केटिंग को बेहतर बनाया है ताकि वो बेहतर ढंग से कॉम्पीट कर सके। 7 सीमेंस $100 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू और 190 देशों में लगभग 3,36,000 एम्प्लॉयज के साथ जर्मन इंजीनियरिंग जायंट सिमेंस अपने सबसे बड़े मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी अच्छी तरह से जाना नहीं जाता था, जो लगभग $20 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। हम कौन हैं, हम क्या करते हैं और हम कैसे दिखते हैं को एस्टैब्लिश करने के लक्ष्य के साथ कंपनी ने 2007 में आंसर्स कैंपेन लॉन्च की ताकि अपने डाइवर्स यूनिट्स को एक ब्रांड आइडेंटिटी में यूनिफाई किया जा सके, जो ट्रेन से लेकर डायग्नोस्टिक इमेजिंग सिस्टम्स तक और वाइन टर्बाइन्स तक प्रोडक्ट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं। कम्युनिकेशन एजेंसी पार्टनर ओगिलवी द्वारा विकसित की गई यह कैंपेन मीडिया के अक्रॉस पूरी तरह से इंटीग्रेटेड थी। समय के साथ विज्ञापन ज्यादा इमोशनल और ह्यूमन नेचर के हो गए। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि सिमेंस के पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कस्टमर्स, सोसाइटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। विज्ञापन ने सिमेंस के जॉब जनरेशन, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबल सोसाइटी सुनिश्चित करने के लिए किए गए काम पर प्रकाश डाला। सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस को इसकी रेवेन्यू के लगभग 1/3 में रिफ्लेक्ट किया गया। गंभीर इकोनॉमिक रिसेशन के कारण एक स्ट्रॉन्ग बाय अमेरिकन पुश था। सिमेंस आंसर्स एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम ने सिमेंस को अपने अमेरिकन क्रेडेंशियल्स को रीइंफोर्स करने में भी मदद की। सबसे बड़े सिमेंस मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसे नए इमर्जिंग मार्केट्स पर ध्यान केंद्रित करके सिमेंस फिर से अपनी फाइनेंशियल स्ट्राइड हासिल करने लगा। बिजनेस मार्केटर्स को कंज्यूमर मार्केटर्स जैसी ही कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर अपने कस्टमर्स को समझने और उन्हें क्या वैल्यू मिलता है। वेल रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ बिजनेस मार्केट्स ISBM ने नोट किया है कि B2B मार्केटिंग के लिए 3 सबसे बड़ी हर्डल्स हैं। 1 मार्केटिंग और सेल्स के बीच स्ट्रॉन्गर इंटरफेसेस बनाना, 2 स्ट्रॉन्गर इनोवेशन मार्केटिंग इंटरफेसेस बनाना और 3 ज्यादा ग्रैन्युलर कस्टमर और मार्केट नॉलेज को एक्सट्रैक्ट और लेवरेज करना। ISBM द्वारा उद्धृत 4 अतिरिक्त जरूरतें हैं। 1 बिजनेस परफॉर्मेंस में मार्केटिंग के योगदान को प्रदर्शित करना, 2 कस्टमर्स के साथ ज्यादा डीपली एंगेज होना, 3 सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग एक्टिविटीज का सही मिक्स ढूंढना और 4 मार्केटिंग टैलेंट और कॉम्पिटेंसीज को ढूंढना और ग्रूम करना। 8 हालांकि कुछ तरीकों से बिजनेस मार्केटर्स कंज्यूमर मार्केट से काफी अलग हैं। उनके पास कम बड़े बायर होते हैं। बिजनेस मार्केटर आमतौर पर कंज्यूमर मार्केटर की तुलना में बहुत कम और बहुत बड़े बायर से डील करते हैं, खास तौर पर ऐसे इंडस्ट्रीज में जैसे एयरक्राफ्ट इंजन्स और डिफेंस वेपन्स। गुडियर टायर्स, कमिंस इंजन्स, डेल्फी कंट्रोल सिस्टम्स और दूसरे ऑटोमोटिव पार्ट सप्लायर्स की किस्मत बड़े हद तक कुछ मेजर ऑटोमेकर से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पाने पर निर्भर करती है। क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप्स होते हैं। छोटे कस्टमर बेस और बड़े कस्टमर्स के महत्व और पावर के कारण सप्लायर्स को अक्सर अपने ऑफरिंग्स को इंडिविजुअल बिजनेस कस्टमर नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करने की उम्मीद होती है। सालाना आधार पर पिट्सबर्ग बेस्ड PPG इंडस्ट्रीज थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स से $7 बिलियन से ज्यादा का मटेरियल और सर्विसेज खरीदता है। कंपनी ने 2011 में सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए 7 एक्सीलेंट सप्लायर अवार्ड्स दिए, जिनके क्राइटेरिया में प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवरी, डॉक्यूमेंटेशन, इनोवेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और सप्लायर एडेड वैल्यू एफर्ट $AV प्रोग्राम में भागीदारी शामिल थी। अपने $AV प्रोग्राम के साथ PPG अपने मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेटिंग MRO
गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर्स को पीपीजी को अपनी टोटल एनुअल सेल्स का कम से कम 5% बराबर एनुअल वैल्यू एडेड और कॉस्ट सेविंग्स प्रपोजल्स देने के लिए चैलेंज करता है। नो बिजनेस बायर्स अक्सर ऐसे सप्लायर्स भी चुनते हैं जो उनसे भी खरीदते हैं। एक पेपर मैन्युफैक्चरर अपनी पल्प और पेपर मेकिंग के लिए केमिकल्स खरीद सकता है एक केमिकल कंपनी से जो बदले में उस मैन्युफैक्चरर से काफी क्वांटिटी में पेपर खरीदती है। प्रोफेशनल परचेसिंग होता है। बिजनेस गुड्स अक्सर ट्रेंड परचेसिंग एजेंट्स द्वारा खरीदे जाते हैं जिन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशंस की परचेसिंग पॉलिसीज, कॉन्स्ट्रेंट्स और रिक्वायरमेंट्स का पालन करना होता है। कई बिजनेस बाइंग इंस्ट्रूमेंट्स, उदाहरण के लिए रिक्वेस्ट्स फॉर कोटेशंस, प्रपोजल्स और परचेस कॉन्ट्रैक्ट्स, कंज्यूमर बाइंग में आमतौर पर नहीं मिलते हैं। कई प्रोफेशनल बायर्स इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (ISM) के सदस्य होते हैं जो प्रोफेशन की इफेक्टिवनेस और स्टेटस को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि बिजनेस मार्केटर्स को अपने प्रोडक्ट और उसके कम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में ज्यादा टेक्निकल डेटा प्रदान करना चाहिए। मल्टीपल बाइंग इन्फ्लुएंसेस बिजनेस बाइंग डिसीजंस में आमतौर पर ज्यादा लोग शामिल होते हैं। बाइंग कमिटीज जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स और यहां तक कि सीनियर मैनेजमेंट शामिल होते हैं, मेजर गुड्स की खरीद में आम है। बिजनेस मार्केटर्स को इन इक्वली वेल ट्रेन्ड बायर्स से डील करने के लिए वेल ट्रेन्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और टीम्स भेजने की जरूरत होती है। मल्टीपल सेल्स कॉल्स मैकग्रो-हिल द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एक एवरेज इंडस्ट्रियल सेल को क्लोज करने में 4 से 4.5 कॉल्स लगते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल इक्विपमेंट सेल्स के मामले में एक प्रोजेक्ट को फंड करने में कई अटेम्प्ट्स लग सकते हैं और सेल्स साइकिल क्वोटिंग अ जॉब से लेकर प्रोडक्ट डिलीवर करने तक कई साल भी लग सकते हैं। 10. डिराइव्ड डिमांड बिजनेस गुड्स की डिमांड आखिरकार कंज्यूमर गुड्स की डिमांड से डिराइव्ड होती है। इस कारण से बिजनेस मार्केटर को एंड यूजर्स के बाइंग पैटर्न्स को ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए। पिट्सबर्ग बेस्ड कंसोलिडेटेड एनर्जी का कोल और नेचुरल गैस बिजनेस काफी हद तक यूटिलिटीज और स्टील कंपनीज के ऑर्डर्स पर निर्भर करता है जो बदले में इलेक्ट्रिसिटी और स्टील बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स और अप्लायंसेस की कंज्यूमर डिमांड पर निर्भर करते हैं। बिजनेस बायर्स को इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे प्रोडक्शन लेवल, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग और इंटरेस्ट रेट पर भी ध्यान देना चाहिए। बिजनेस मार्केटर्स कुल डिमांड को स्टिम्युलेट करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। वे केवल अपने शेयर को बढ़ाने या मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। इनइलास्टिक डिमांड कई बिजनेस गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी प्राइस चेंजेस से ज्यादा प्रभावित नहीं होती है। अगर लेदर की प्राइस कम हो जाती है तो शू मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा लेदर नहीं खरीदेंगे और अगर प्राइस बढ़ जाती है तो कम भी नहीं खरीदेंगे जब तक कि उन्हें सैटिस्फैक्टरी सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिल जाते हैं। शॉर्ट रन में डिमांड खास तौर पर इनइलास्टिक होती है क्योंकि प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन मेथड्स में जल्दी बदलाव नहीं कर सकते हैं। डिमांड भी इनइलास्टिक होती है बिजनेस गुड्स के लिए जो आइटम की टोटल कॉस्ट का छोटा परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे शूलेसेस। फ्लक्चुएटिंग डिमांड बिजनेस गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की तुलना में ज्यादा वॉलेटाइल होती है। कंज्यूमर डिमांड में एक निश्चित परसेंटेज की इंक्रीज से प्लांट और इक्विपमेंट की डिमांड में बहुत ज्यादा परसेंटेज की इंक्रीज हो सकती है। प्लांट और इक्विपमेंट की डिमांड ज्यादा वॉलेटाइल होती है क्योंकि यह नॉर्मल ईयर टू ईयर रिप्लेसमेंट डिमांड को रिफ्लेक्ट करती है और साथ ही इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड कंज्यूमर डिमांड को सैटिस्फाई करने की जरूरत को भी रिफ्लेक्ट करती है। इकोनॉमिस्ट्स इसे एक्सेलरेशन इफेक्ट कहते हैं। कभी कभी कंज्यूमर डिमांड में सिर्फ 10% का बढ़ना अगले पीरियड में प्रोडक्ट्स के लिए बिजनेस डिमांड में 200% तक का बढ़ना ला सकता है। कंज्यूमर डिमांड में 10% की गिरावट से बिजनेस डिमांड में पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है क्योंकि रिप्लेसमेंट नीड्स काफी कम हो जाते हैं। जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स वर्षों से आधे से ज्यादा यूएस बिजनेस बायर्स 7 राज्यों में केंद्रित रहे हैं: न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, ओहायो, न्यू जर्सी और मिशिगन। प्रोड्यूसर्स की जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन से सेलिंग कॉस्ट्स कम करने में मदद मिलती है। साथ ही बिजनेस मार्केटर्स को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे कुछ इंडस्ट्रीज के रीजनल शिफ्ट्स पर मॉनिटर करने की जरूरत है जो अब डेट्रॉइट के आसपास केंद्रित नहीं है। डायरेक्ट परचेसिंग बिजनेस बायर्स अक्सर इंटरमीडियरीज के बजाय सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, खास तौर पर ऐसे आइटम्स जो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स या महंगे होते हैं, जैसे सर्वर्स या एयरक्राफ्ट। बाइंग सिचुएशंस परचेस करते समय बिजनेस बायर को कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं।
कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, यह प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी, बाइंग रिक्वायरमेंट की न्यूनेस, इन्वॉल्व्ड लोगों की संख्या और रिक्वायर्ड समय पर निर्भर करता है। बाइंग सिचुएशंस के 3 प्रकार हैं: स्ट्रेट रिबाय, मॉडिफाइड रिबाय और न्यू टास्क। स्ट्रेट रिबाय: एक स्ट्रेट रिबाय में परचेसिंग डिपार्टमेंट रूटीन आधार पर ऑफिस सप्लाईज और बल्क केमिकल्स जैसे आइटम्स को रीऑर्डर करता है और अप्रूव्ड लिस्ट में से सप्लायर्स चुनता है। सप्लायर्स प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं और अक्सर समय बचाने के लिए ऑटोमैटिक रीऑर्डरिंग सिस्टम्स का प्रस्ताव देते हैं। आउट सप्लायर्स कुछ नया ऑफर करने का प्रयास करते हैं या करंट सप्लायर के साथ डिसैटिस्फैक्शन का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। उनका लक्ष्य एक छोटा ऑर्डर प्राप्त करना है और फिर समय के साथ अपनी परचेज शेयर को बढ़ाना है। मॉडिफाइड रिबाय: मॉडिफाइड रिबाय में बायर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस, डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स या अदर टर्म्स को बदलना चाहता है। इसके लिए आमतौर पर दोनों तरफ से एडिशनल पार्टिसिपेंट्स की जरूरत होती है। इन सप्लायर्स नर्वस हो जाते हैं और अकाउंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आउट सप्लायर्स को कुछ बिजनेस हासिल करने के लिए बेहतर ऑफर करने का मौका मिलता है। न्यू टास्क: एक न्यू टास्क परचेसर पहली बार प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है, एक ऑफिस बिल्डिंग, एक नया सिक्योरिटी सिस्टम। जितनी ज्यादा कॉस्ट या रिस्क होती है, पार्टिसिपेंट्स की संख्या उतनी ही ज्यादा होती है और उनका इंफॉर्मेशन गैदरिंग उतना ही ज्यादा होता है, डिसीजन लेने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। 12. बिजनेस बायर स्ट्रेट रिबाय सिचुएशन में सबसे कम डिसीजंस लेता है और न्यू टास्क सिचुएशन में सबसे ज्यादा। समय के साथ न्यू बाय सिचुएशन स्ट्रेट रिबाइस और रूटीन परचेज बिहेवियर बन जाते हैं। न्यू टास्क बाइंग मार्केटर के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी और चैलेंज है। बाइंग प्रोसेस कई स्टेजेस से गुजरता है: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और अडॉप्शन। मास मीडिया इनिशियल अवेयरनेस स्टेज के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, सेल्स पीपल का इंटरेस्ट स्टेज पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है और टेक्निकल सोर्सेज इवैल्यूएशन के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग एफर्ट्स सभी स्टेजेस पर उपयोगी हो सकते हैं। न्यू टास्क सिचुएशन में बायर को प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, प्राइस लिमिट्स, डिलीवरी टर्म्स एंड टाइम्स, सर्विस टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, ऑर्डर क्वांटिटीज, एक्सेप्टेबल सप्लायर्स और सेलेक्टेड सप्लायर को डिटरमिन करना होता है। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन डिसीजंस को लेने का ऑर्डर भी अलग अलग होता है। रिक्वायर्ड कॉम्प्लिकेटेड सेलिंग के कारण कई कंपनियां मिशनरी सेल्स फोर्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें उनके सबसे इफेक्टिव सेल्स पीपल होते हैं। ब्रांड प्रॉमिस और मैन्युफैक्चरर की नेम रिकॉग्निशन ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने और कस्टमर को चेंज पर विचार करने के लिए कॉन्विंस करने में महत्वपूर्ण होंगे। मार्केटर भी जितने ज्यादा पॉसिबल की पार्टिसिपेंट्स तक इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस पहुंचाने की कोशिश करता है। एक बार कस्टमर एक्वायर हो जाने के बाद इन सप्लायर्स अपनी मार्केट ऑफर में वैल्यू ऐड करने के तरीके तलाशते रहते हैं ताकि रिबाइस को फैसिलिटेट किया जा सके। ईएमसी ने कंपनी को मैनेज और प्रोटेक्ट, सिर्फ स्टोर नहीं, इंफॉर्मेशन करने के लिए रिपोजिशन करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लीडर्स की एक सीरीज सक्सेसफुली एक्वायर की है, जिससे कंपनियों को प्रोसेस में एक्सेलरेट देयर जर्नी टू क्लाउड कंप्यूटिंग करने में मदद मिल रही है। जहां एक समय पर एक हार्डवेयर प्रोडक्ट की सेल्स में 80% हिस्सा था, अब कंपनी को अपनी रेवेन्यू का लगभग 60% सॉफ्टवेयर और सर्विसेज से मिलता है। 13. ओरेकल ने भी अपनी ऑफरिंग्स को एक्सपैंड करने के लिए कई स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस की हैं। 14. ओरेकल बिजनेस सॉफ्टवेयर जायंट ओरेकल ने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की कस्टमर नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक रेंज ऑफर करके इंडस्ट्री लीडर बन गया। मूल रूप से अपने फ्लैगशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए जाना जाता था। ओरेकल ने हाल के वर्षों में 56 कंपनियों को खरीदने के लिए $30 बिलियन खर्च किए, जिसमें सन माइक्रोसिस्टम्स के लिए $7.4 बिलियन भी शामिल है, जिससे इसकी रेवेन्यू दोगुनी होकर $24 बिलियन हो गई और इस प्रोसेस में इसके स्टॉक में तेजी आई। सभी तरह के बिजनेस कस्टमर्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनने के लिए ओरेकल अब सर्वर कंप्यूटर्स और डेटा स्टोरेज डिवाइसेस से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस और अकाउंटिंग, सेल्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर तक सब कुछ सेल करता है। साथ ही कंपनी ने अपने एप्लीकेशंस को यूनिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूजन लॉन्च किया है ताकि कस्टमर्स अपनी सॉफ्टवेयर नीड्स के लिए सॉल्यूशंस को कंसोलिडेट कर सकें, जैसा कि उनके कंपनी स्लोगन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू वर्क टुगेदर द्वारा रीइंफोर्स्ड किया गया है।
ओरेकल की मार्केट पावर ने कभी कभी कस्टमर्स से क्रिटिसिज्म और गवर्नमेंट रेगुलेटर्स से कॉन्सर्न्स दोनों को जन्म दिया है। साथ ही इसके कई लॉन्ग टाइम कस्टमर्स इसके प्रोडक्ट इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं। बिजनेस बाइंग प्रोसेस में पार्टिसिपेंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ कौन खरीदता है? परचेसिंग एजेंट्स स्ट्रेट रिबाय और मॉडिफाइड रिबाय सिचुएशंस में इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जबकि अदर एम्प्लॉयज न्यू बाय सिचुएशंस में ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। इंजीनियर्स आमतौर पर प्रोडक्ट कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करने में इन्फ्लुएंशियल होते हैं और परचेसिंग एजेंट्स सप्लायर्स को सिलेक्ट करने में डोमिनेट करते हैं। बाइंग सेंटर वेबस्टर और वाइंड बाइंग ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग यूनिट को बाइंग सेंटर कहते हैं। इसमें वो सभी व्यक्ति और समूह शामिल होते हैं जो परचेसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं, जिनके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं और डिसीजन से उत्पन्न होने वाले रिस्क्स को शेयर करते हैं। 16 बाइंग सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स शामिल होते हैं जो परचेज डिसीजन प्रोसेस में कोई भी 7 रोल्स निभाते हैं। इनिशिएटर्स यूजर्स या ऑर्गेनाइजेशन में अन्य लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ खरीदा जाए। यूजर्स वे लोग जो प्रोडक्ट या सर्विस का उपयोग करेंगे। कई मामलों में यूजर्स बाइंग प्रपोजल इनिशिएट करते हैं और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने में मदद करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स वे लोग जो बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अक्सर स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करने और ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। टेक्निकल लोग खास तौर पर महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। डिसाइडर्स वे लोग जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स या सप्लायर्स पर डिसाइड करते हैं। अप्रूवर्स वे लोग जो डिसाइडर्स या बायर्स के प्रपोज्ड एक्शंस को ऑथोराइज करते हैं। बायर्स वे लोग जिनके पास सप्लायर को सिलेक्ट करने और परचेज टर्म्स अरेंज करने का फॉर्मल अथॉरिटी होता है। बायर्स प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को शेप करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे वेंडर्स को सिलेक्ट करने और नेगोशिएट करने में अपनी मेजर रोल निभाते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स परचेसेस में बायर्स में हाई लेवल मैनेजर्स शामिल हो सकते हैं। गेटकीपर्स वे लोग जिनके पास बाइंग सेंटर के मेंबर्स तक सेलर्स या इंफॉर्मेशन पहुंचने से रोकने का पावर होता है। उदाहरण के लिए परचेसिंग एजेंट्स, रिसेप्शनिस्ट्स और टेलीफोन ऑपरेटर्स सेल्स पीपल को यूजर्स या डिसाइडर्स से कॉन्टैक्ट करने से रोक सकते हैं। एक गिवन रोल जैसे यूजर या इन्फ्लुएंसर में कई लोग हो सकते हैं और एक व्यक्ति कई रोल्स निभा सकता है। 17 उदाहरण के लिए एक परचेसिंग मैनेजर अक्सर बायर, इन्फ्लुएंसर और गेटकीपर होता है। वह डिसाइड कर सकता है कि कौन से सेल्स रेप्स ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोगों पर कॉल कर सकते हैं, परचेस पर कौन से बजट और अदर कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए जाए और कौन सी फर्म वास्तव में बिजनेस प्राप्त करेगी। भले ही दूसरे डिसाइडर्स 2 या ज्यादा पोटेंशियल वेंडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। एक बाइंग सेंटर में आमतौर पर 5 या 6 मेंबर्स होते हैं और कभी कभी दर्जनों मेंबर्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कंसल्टेंट्स, टेक्निकल एडवाइजर्स और मार्केटिंग चैनल के अन्य मेंबर्स। 18 बाइंग सेंटर इन्फ्लुएंसेस बाइंग सेंटर्स में आमतौर पर अलग अलग इंटरेस्ट्स, अथॉरिटी, स्टेटस, ससेप्टिबिलिटी टू परसुएशन और कभी कभी बहुत अलग डिसीजन क्राइटेरिया वाले पार्टिसिपेंट्स शामिल होते हैं। इंजीनियर्स प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। प्रोडक्शन लोग ईज ऑफ यूज और सप्लाई की रिलायबिलिटी चाहते हैं। फाइनेंशियल स्टाफ परचेस की इकोनॉमिक्स पर फोकस करते हैं। परचेसिंग ऑपरेटिंग और रिप्लेसमेंट कॉस्ट्स को लेकर चिंतित होता है। यूनियन ऑफिशियल सेफ्टी इश्यूज पर जोर देते हैं। बिजनेस बायर्स के पास पर्सनल मोटिवेशंस, परसेप्शंस और प्रेफरेंसेस भी होती हैं जो उनकी उम्र, इनकम, एजुकेशन, जॉब पोजीशन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स टुवर्ड रिस्क और कल्चर से प्रभावित होती हैं। कुछ कीप इट सिंपल बायर्स होते हैं, या ओन एक्सपर्ट, वांट द बेस्ट या वांट एवरीथिंग डन बायर्स होते हैं। कुछ यंगर, हाईली एजुकेटेड बायर्स टेक्निकली प्रोफिशिएंट होते हैं और सप्लायर चुनने से पहले कम्पिटिटिव प्रपोजल्स का रिगरस एनालिसिस करते हैं। दूसरे बायर्स टफीज होते हैं जो ओल्ड स्कूल से हैं, जो कंपीटिंग सेलर्स को एक दूसरे के खिलाफ पिट करते हैं, और कुछ कंपनियों में परचेसिंग पावर्स दैट बी लेजेंडरी होते हैं। वेबस्टर कॉशंस करता है कि आखिरकार इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं परचेसिंग डिसीजंस लेते हैं। 19 इंडिविजुअल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड्स, पे, एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन और फीलिंग्स ऑफ अचीवमेंट
को मैक्सिमाइज करने के प्रयास में अपनी खुद की नीड्स और परसेप्शन से मोटिवेट किया जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स बाइंग प्रोसेस और उसके आउटकम्स को लेजिटिमेट करती हैं। दूसरे शब्दों में, वेबस्टर के अनुसार, व्यवसायी प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हैं, वे दो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खरीद रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम और अचीवमेंट और रिवॉर्ड के लिए अपनी खुद की पर्सनल नीड। इस सेंस में, इंडस्ट्रियल बाइंग डिसीजंस रैशनल और इमोशनल दोनों होती हैं, वे ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों की नीड्स को सर्व करती हैं। 20 एक इंडस्ट्रियल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर द्वारा किए गए रिसर्च में पाया गया कि हालांकि उसके स्मॉल और मीडियम साइज कस्टमर्स के टॉप एग्जीक्यूटिव्स दूसरी कंपनियों से खरीदने में सहेज थे, लेकिन उन्हें मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटीज महसूस होती थीं। टेक्नोलॉजी में लगातार बदलावों ने उन्हें कंपनी के अंदर इंटरनल इफेक्ट्स को लेकर चिंतित कर दिया था। इस बेचैनी को पहचानते हुए मैन्युफैक्चरर ने अपने सेलिंग अप्रोच को रीटूल्ड किया ताकि ज्यादा इमोशनल अपील्स पर जोर दिया जा सके और यह दिखाया जा सके कि उसकी प्रोडक्ट लाइन वास्तव में कस्टमर के एम्प्लॉयीज को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में कैसे सक्षम बनाती है, जिससे मैनेजमेंट को उसके कंपोनेंट्स का उपयोग करने की कॉम्प्लिकेशंस और स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है। फर्म्स और बाइंग सेंटर्स को टारगेट करना। सक्सेसफुल बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए यह जरूरी है कि बिजनेस मार्केटर्स जानें कि उनकी सेलिंग एफर्ट्स में किस तरह की कंपनीज पर फोकस करना है, साथ ही उन ऑर्गेनाइजेशंस में बाइंग सेंटर्स में किस पर कंसंट्रेट करना है। फर्म्स को टारगेट करना। जैसा कि हम चैप्टर 9 में विस्तार से चर्चा करेंगे, बिजनेस मार्केटर्स मार्केट प्लेस को कई अलग अलग तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं ताकि वे जिन फर्म्स को सेल करेंगे उनके प्रकार को चुन सकें। उन सेक्टर्स को ढूंढना जिनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स और फर्म के लिए सबसे प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, यह जरूरी है, जैसा कि टिमकिन ने पाया। 22 टिमकिन। जब टिमकिन, जो विभिन्न इंडस्ट्रीज में कंपनीज के लिए बियरिंग्स और रोटरीज मैन्युफैक्चर करता है, ने देखा कि उसकी नेट इनकम और शेयर होल्डर रिटर्न्स कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कम हो रही हैं, तो फर्म को चिंता हुई कि वह सबसे प्रॉफिटेबल एरियाज में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फाइनेंशियली अट्रैक्टिव सेक्टर्स में ऑपरेट करते हैं और उसकी ऑफरिंग्स को वैल्यू देने की सबसे ज्यादा संभावना होगी, उसने एक एक्सटेंसिव मार्केट स्टडी की और पाया कि कुछ कस्टमर्स ने बहुत ज्यादा बिजनेस जनरेट किया लेकिन उनके पास प्रॉफिट पोटेंशियल कम था, जबकि दूसरे के लिए उल्टा था। नतीजतन, टिमकिन ने अपना ध्यान ऑटो इंडस्ट्री से हटाकर हैवी प्रोसेसिंग, एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज में लगा दिया। उसने उन कस्टमर्स को भी एड्रेस किया जो फाइनेंशियली अनअट्रैक्टिव थे या मिनिमली अट्रैक्टिव थे। एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर ने शिकायत की कि टिमकिन्स बियरिंग्स की प्राइसेस उसके मीडियम साइज ट्रैक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा थीं। टिमकिन ने सजेस्टेड किया कि फर्म कहीं और देखे, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लार्ज ट्रैक्टर्स के लिए बियरिंग्स को हायर प्राइस पर सेल करना जारी रखा, जिससे दोनों पक्षों को संतुष्टि मिली। अपने प्रोडक्ट्स, प्राइसेस और कम्युनिकेशंस को एडजस्ट करके सही प्रकार की फर्म्स को अपील करने के लिए टिमकिन ने रिसेशन के बावजूद रिकॉर्ड रेवेन्यू का अनुभव किया। हालांकि यह भी सच है कि जैसे जैसे धीमी अर्थव्यवस्था ने बड़े कॉरपोरेशंस के परचेसिंग डिपार्टमेंट्स पर कड़ा नियंत्रण रखा है, स्मॉल और मिड साइज बिजनेस मार्केट सप्लायर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहे हैं। इस इंपॉर्टेंट B2B मार्केट के बारे में ज्यादा जानने के लिए मार्केटिंग इनसाइट, बिग सेल्स टू स्मॉल बिजनेसेस देखें। बिजनेस सेंटर के अंदर टारगेट करना। एक बार जब फर्म उन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर लेती है जिन पर मार्केटिंग एफर्ट्स को फोकस करना है, तो उसे यह डिसाइड करना होता है कि उन्हें कैसे बेचना है। प्रमुख डिसीजन पार्टिसिपेंट्स कौन हैं? वे किस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और कितना डीपली? वे किस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का उपयोग करते हैं? निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। एक कंपनी हॉस्पिटल्स को नॉन-वोवन डिस्पोजेबल सर्जिकल गाउन सेल करती है। हॉस्पिटल स्टाफ जो बाइंग डिसीजन में भाग लेते हैं, उनमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ परचेसिंग, ऑपरेटिंग रूम एडमिनिस्ट्रेटर और सर्जन्स शामिल हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ परचेसिंग यह एनालाइज करता है कि हॉस्पिटल को डिस्पोजेबल या रीयूसेबल गाउन्स खरीदने चाहिए या नहीं। अगर डिस्पोजेबल हैं, तो ऑपरेटिंग रूम एडमिनिस्ट्रेटर एब्जॉर्बेंसी, एंटीसेप्टिक क्वालिटी, डिजाइन और कॉस्ट पर विभिन्न कॉम्पेटिटर्स प्रोडक्ट्स की तुलना करता है और आमतौर पर वो ब्रांड खरीदता है जो सबसे कम कॉस्ट पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। सर्जन्स अपनी चोजन ब्रांड के साथ सैटिस्फैक्शन रिपोर्ट करके डिसीजन को रेट्रोएक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं।
बिजनेस मार्केटर को यह जानने की संभावना नहीं है कि डिसीजन प्रोसेस के दौरान किस तरह के ग्रुप डायनामिक्स होते हैं। हालांकि जो भी इंफॉर्मेशन उसे पर्सोनैलिटीज और इंटरपर्सोनल फैक्टर्स के बारे में मिल सकती है वह उपयोगी होती है। छोटे बिजनेसेस को बड़ी सेल्स। मार्च 2012 में अपने गाइडलाइंस में स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एसबीए) ने स्मॉल बिजनेसेस को उन बिजनेसेस के रूप में डिफाइन किया जिनके पास ज्यादातर माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए 500 से कम एम्प्लॉयज हैं और ज्यादातर नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए एवरेज एनुअल रिसीट $7 मिलियन है। कुछ एक्सेप्शंस स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज में मौजूद हैं, जैसे कि ग्रोसरी और डिपार्टमेंट स्टोर्स और मोटर व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस डीलर्स, और गाइडलाइंस को लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलावों को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपडेट किया जाता रहता है। एसबीए ने 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 28 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस की गणना की। ये लगभग आधे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और 1970 के दशक से नेट न्यू प्राइवेट सेक्टर जॉब्स का लगभग 2/3 जनरेट कर चुके हैं। उन सभी न्यू वेंचर्स को कैपिटल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, सप्लाईज और सर्विसेज की जरूरत होती है। यूनाइटेड स्टेट्स से परे देखें और आपको एक विशाल और बढ़ता हुआ B2B मार्केट मिलेगा जिसे टॉप कंपनीज ने पहचाना है। छोटे बिजनेसेस को बड़ी सेल्स। IBM ने एक्सप्रेस लॉन्च किया, जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और फाइनेंसिंग की एक लाइन है जो खास तौर पर स्मॉल टू मिड साइज कस्टमर्स, जिनके पास 1000 से कम एम्प्लॉयज हैं, के लिए है, जो इसका 20% बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि एक VP ऑफ मार्केटिंग ने बताया, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि 80% से ज्यादा बार जब कोई स्मॉल या मीडियम बिजनेस कोई टेक्नोलॉजी डिसीजन लेता है तो यह एक सर्च इंजन से शुरू होता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनकी सर्च क्वेरीज में शो अप करें, सिर्फ पेड या ऑर्गेनिक सर्च ही नहीं, बल्कि हम स्टिम्युलेटेड सर्च को ड्राइव करना चाहते हैं। IBM स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस के लिए इंटरेस्ट के विषयों जैसे IT सिक्योरिटी और क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग के आसपास कन्वर्सेशंस को ड्राइव करने के लिए सोशल मीडिया, जिसमें ब्लॉग्स, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर शामिल हैं, का भारी उपयोग करता है। कंपनी स्मॉल बिजनेसेस तक पहुंचने के लिए इवेंट्स का भी उपयोग कर रही है, जैसे कि IT सिक्योरिटी पर एक सीरीज जिसने 10,000 से ज्यादा अटेंडीज को अट्रैक्ट किया। इसने स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस को कुछ IBM सिस्टम्स और सर्विसेज प्रोक्योर करने में मदद करने के लिए $1 बिलियन के फाइनेंसिंग का वादा किया है। स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस ह्यूज अपॉर्चुनिटीज और ह्यूज चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं। मार्केट बड़ा है और इंडस्ट्री, साइज और ऑपरेशन में ईयर्स की संख्या से फ्रैगमेंटेड है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स लॉन्ग रेंज प्लानिंग के प्रति नोटेबली अवर्स होते हैं और अक्सर I'll buy it when I need it डिसीजन मेकिंग स्टाइल रखते हैं। यहां स्मॉल बिजनेसेस को मार्केटिंग करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस को एक साथ न लंप करें। $1 मिलियन के रेवेन्यू और $50 मिलियन के बीच या 10 एम्प्लॉयज वाली स्टार्टअप और 100 या ज्यादा एम्प्लॉयज वाले मोर मैच्योर बिजनेस के बीच एक बड़ा गैप है। IBM स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेसेस के लिए अपनी ऑफरिंग्स को उनके कॉमन वेब साइट पर अलग करता है। इसे सिंपल रखें। सभी सर्विस प्रॉब्लम्स के लिए एक सप्लायर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या सभी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के लिए एक बिल ऑफर करें। At 80 millions of small business customers, जिनके पास 100 से कम एम्प्लॉयज हैं, को सर्विसेज प्रदान करता है जिसमें इंटरनेट, लोकल फोन, लॉन्ग डिस्टेंस फोन, डेटा मैनेजमेंट, बिजनेस नेटवर्किंग, वेब होस्टिंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शामिल हैं। इंटरनेट का उपयोग करें। ह्यूलेट पैकार्ड ने पाया कि समय स्मॉल बिजनेस डिसीजन मेकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदना या कम से कम रिसर्च करना पसंद करते हैं। इसलिए उसने उनके लिए एक साइट डिजाइन किया जो विजिटर्स को एक्सटेंसिव एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेल, ईमेल कैंपेन्स, कैटलॉग्स और इवेंट्स के माध्यम से पुल करता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बारे में न भूलें। भले ही एक स्मॉल बिजनेस ओनर का पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरनेट के माध्यम से हो, फिर भी आपको फोन या फेस टाइम ऑफर करने की जरूरत है। सेल के बाद सपोर्ट प्रदान करें। स्मॉल बिजनेसेस पार्टनर्स चाहते हैं, पिचमैन नहीं। जब दविट कंपनी एक 100 एम्प्लॉय लैंडस्केपिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस ने मोलर से एक बड़ा मशीनरी खरीदा, तो कंपनी के प्रेसिडेंट ने दविट के CEO को पर्सनल विजिट किया और तब तक रहे जब तक कि मशीन प्रॉपर्ली अप एंड रनिंग नहीं हो गया। अपना होमवर्क करें। स्मॉल या मिड साइज बिजनेस मैनेजमेंट की रियलिटीज बड़े कॉर्पोरेशन से अलग होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक छोटी, फिक्शनल एग्जीक्यूटिव रिसर्च फर्म साउथरिज
और अपने की डिसीजन मेकर्स के बेसबॉल स्टाइल ट्रेडिंग कार्ड्स बनाए ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को स्मॉल बिजनेस रियलिटीज़ के साथ सेल्स स्ट्रैटेजीज़ को टाई करने के लिए ट्रेन किया जा सके। छोटे सेलर्स की बाइंग इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बड़े सेलर्स जितने ज़्यादा पॉसिबल पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचने के लिए मल्टीलेवल इन-डेप्थ सेलिंग करते हैं। उनके सेल्स पीपल हाई वॉल्यूम कस्टमर्स के साथ प्रैक्टिकली लाइव विद करते हैं। कंपनियों को हिडन बाइंग इन्फ्लुएंसेस तक पहुंचने और करंट कस्टमर्स को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए अपने कम्युनिकेशंस प्रोग्राम्स पर ज़्यादा हेविली रिलाई करना चाहिए। 23. बिजनेस मार्केटर्स को बाइंग सेंटर पार्टिसिपेंट्स के बारे में अपने अजम्पशंस को पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। पारंपरिक रूप से सैप ने अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बड़ी कंपनियों में CIOs को सेल किया। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में नीचे की ओर इंडिविजुअल कॉर्पोरेट यूनिट्स को सेलिंग करने पर फोकस करने में बदलाव ने नए कस्टमर्स को गोइंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस सेल्स का परसेंटेज 40% तक बढ़ा दिया। 24. कस्टमर्स और बाइंग सेंटर्स में इनसाइट्स क्रिटिकल हैं। प्लास्टिक फाइबर इंडस्ट्री में GE के एथनोग्राफिक रिसर्च से पता चला कि वह प्राइस से ड्रिवन एक कमोडिटी बिजनेस में नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। इसके बजाय यह एक आर्टिसनल इंडस्ट्री था जिसमें कस्टमर्स डेवलपमेंट के सबसे शुरुआती स्टेजेस पर कोलैबोरेशन चाहते थे। नतीजतन GE ने इंडस्ट्री में कंपनीज के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। डेवलपिंग मार्केट्स में एथनोग्राफिक रिसर्च भी बहुत उपयोगी हो सकता है, खास तौर पर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, यह देखते हुए कि मार्केटर्स अक्सर इन कंज्यूमर्स को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। 25. सेलिंग एफर्ट्स विकसित करते समय बिजनेस मार्केटर्स अपने कस्टमर्स या एंड यूजर्स पर भी विचार कर सकते हैं, अगर उचित हो। कई B2B सेल्स उन फर्म्स को होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को कंपोनेंट के रूप में उपयोग करते हैं जो वे अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। बिजनेस मार्केटर्स अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करने के अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर सकते हैं और अपनी ऑफरिंग्स या यहां तक कि अपने बिजनेस मॉडल को इंप्रूव कर सकते हैं। जब एक से CNS 3-डायमेंशनल मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी का एक डच सप्लायर ने अपने एक कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद की, तो उसने एक नया ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी विकसित किया जिसने उसके प्रोडक्ट्स की एक्यूरेसी को एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक इंप्रूव किया। 26. Purchasing/procurement process. सिद्धांत रूप में बिजनेस बायर्स मार्केट ऑफरिंग की कॉस्ट्स के संबंध में सबसे ज्यादा बेनिफिट पैकेज, इकोनॉमिक, टेक्निकल, सर्विस और सोशल चाहते हैं। परचेज करने के लिए उनकी इंसेंटिव की ताकत परसीव्ड बेनिफिट्स और परसीव्ड कॉस्ट्स के बीच अंतर का फंक्शन होगी। 27. इसलिए बिजनेस मार्केटर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कस्टमर्स को पूरी तरह से यह समझ में आ जाए कि फर्म की ऑफरिंग्स अलग और बेहतर कैसे हैं। फ्रेमिंग तब होता है जब कस्टमर्स को एक पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है जो सेलर को अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की अनुमति देता है। यह इतना सिंपल हो सकता है कि कस्टमर्स को यह समझ में आ जाए कि फर्म की ऑफरिंग से मिलने वाले सभी बेनिफिट्स या कॉस्ट सेविंग्स क्या हैं, या परचेसिंग, आउनिंग, यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की इकोनॉमिक्स के बारे में कस्टमर्स की सोच में ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनना। अतीत में परचेसिंग डिपार्टमेंट्स मैनेजमेंट हायरार्की में एक लो पोजीशन पर थे, भले ही वे अक्सर कंपनी की आधे से ज़्यादा कॉस्ट मैनेज करते थे। हाल के कम्पिटिटिव प्रेशर्स ने कई कंपनीज को अपने परचेसिंग डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड करने और एडमिनिस्ट्रेटर्स को वाइस प्रेसिडेंशियल रैंक तक एलिवेट करने के लिए प्रेरित किया है। इन नए मोर स्ट्रैटेजिकली ओरिएंटेड परचेसिंग डिपार्टमेंट्स का मिशन कम और बेहतर सप्लायर्स से सबसे ज्यादा वैल्यू प्राप्त करना है। कुछ मल्टीनेशनल्स ने परचेसिंग डिपार्टमेंट्स को स्ट्रैटेजिक सप्लाई डिपार्टमेंट्स तक भी एलिवेट किया है, जिनके पास ग्लोबल सोर्सिंग और पार्टनरिंग की जिम्मेदारी है। कैटरपिलर में परचेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग और ट्रैफिक को एक डिपार्टमेंट में कंबाइन किया गया है। यहाँ दो अन्य कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बिजनेस बाइंग प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने से लाभ उठाया है। रियो टिंटो खनिज संसाधनों की खोज, खनन और प्रसंस्करण में एक विश्व लीडर है, जिसकी नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। अपने सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेटिंग करना समय लेने वाला था, इसलिए रियो टिंटो ने एक की सप्लायर के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्ट्रैटेजी शुरू की। दोनों पार्टीज को सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स मिले हैं। कई मामलों में ऑर्डर्स को सप्लायर्स के वेयरहाउस में ट्रांसमिट किए जाने के कुछ मिनटों के भीतर फिल्ड किया जा रहा है, और सप्लायर अब एक पे ऑन रिसीप्ट प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है, जिसने रियो टिंटो के पेमेंट साइकिल को लगभग 10 दिनों तक कम कर दिया है।
मेडलाइन इंडस्ट्रीज, जो यूनाइटेड स्टेट्स में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, ने अपने ऑनलाइन और डायरेक्ट सेल्स चैनल्स के अक्रॉस कस्टमर एक्टिविटी के अपने व्यू को इंटीग्रेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। नतीजे? फर्म ने अपने प्रोडक्ट मार्जिन को 3% बढ़ाया, कस्टमर रिटेंशन को 10% इंप्रूव किया, प्राइसिंग एरर से होने वाले रेवेन्यू लॉस को 10% कम किया और अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रोडक्टिविटी को 20% बढ़ाया। 29. परचेसिंग को अपग्रेड करने का मतलब है कि बिजनेस मार्केटर्स को आज के बिजनेस बायर्स के हायर कैलिबर से मैच करने के लिए अपने सेल्स स्टाफ को अपग्रेड करना होगा। सप्लायर डाइवर्सिटी का प्राइस टैग तो नहीं होता है, लेकिन यह एक बेनिफिट है जिसे परचेसिंग डिपार्टमेंट्स और बिजनेस बायर्स अपने रिस्क पर ओवरलुक करते हैं। माइनॉरिटी सप्लायर्स आज के बिजनेस लैंडस्केप का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट है और कई सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओ इस एक डाइवर्स सप्लायर बेस को एक बिजनेस इंपरेटिव के रूप में देखते हैं। 2011 में मैकडोनल्ड्स यूएस रेस्टोरेंट सिस्टम ने माइनॉरिटी और विमेन ओन सप्लायर्स से लगभग 6.7 बिलियन के गुड्स और सर्विसेज खरीदे, जो सिस्टम द्वारा फूड, पैकेजिंग, यूनिफॉर्म्स, ऑपरेटिंग सप्लाइज और प्रीमियम्स के लिए खर्च की जाने वाली राशि का लगभग 2/3 है। 30. बाइंग प्रोसेस में स्टेजेस। हम बिजनेस बाइंग डिसीजन प्रोसेस में जनरल स्टेजेस का वर्णन करने के लिए तैयार हैं। पैट्रिक जे रॉबिन्सन और उनके एसोसिएट्स ने 8 स्टेजेस को आइडेंटिफाई किया और उन्हें बायफेसेस कहा। 31 टेबल 7.1 में दिया गया मॉडल बायग्रिड फ्रेमवर्क है। मॉडिफाइड रिबाय या स्ट्रेट रिबाय सिचुएशंस में कुछ स्टेजेस कंप्रेस्ड या बाईपास्ड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, बायर के पास आमतौर पर एक फेवरेट सप्लायर या सप्लायर्स की एक रैंक लिस्ट होती है और वह सर्च और प्रपोजल सॉलिसिटेशन स्टेजेस को स्किप कर सकता है। यहां 8 स्टेजेस में से प्रत्येक में कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस दिए गए हैं। प्रॉब्लम रिकग्निशन। बाइंग प्रोसेस तब शुरू होता है जब कंपनी में कोई व्यक्ति एक प्रॉब्लम या नीड को रिकॉग्नाइज करता है जिसे गुड या सर्विस एक्वायर करके पूरा किया जा सकता है। रिकॉग्निशन इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिम्युलाई द्वारा ट्रिगर्ड हो सकती है। इंटरनल स्टिम्युलस एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने का डिसीजन हो सकता है जिसके लिए न्यू इक्विपमेंट और मटेरियल्स की जरूरत हो, या कोई मशीन ब्रेक डाउन हो जाए और उसके लिए न्यू पार्ट्स की जरूरत हो, या परचेज्ड मटेरियल असंतोषजनक साबित होता है और कंपनी दूसरा सप्लायर या कम प्राइसेस या बेहतर क्वालिटी की तलाश करती है। एक्सटर्नली, बायर को ट्रेड शो में नए आइडियाज मिल सकते हैं, कोई ऐड देख सकता है, कोई ईमेल प्राप्त कर सकता है, कोई ब्लॉग पढ़ सकता है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कॉल प्राप्त कर सकता है जो बेहतर प्रोडक्ट या कम प्राइस ऑफर करता है। बिजनेस मार्केटर्स कई अलग अलग तरीकों से डायरेक्ट मार्केटिंग करके प्रॉब्लम रिकॉग्निशन को स्टिम्युलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस बाइंग कई एडवांटेजेस प्रदान करता है। यह बायर्स और सप्लायर्स दोनों के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को कम करता है, ऑर्डर और डिलीवरी के बीच का समय कम करता है, परचेसिंग सिस्टम्स को कंसोलिडेट करता है और पार्टनर्स और बायर्स के बीच ज्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप्स बनाता है। डाउनसाइड पर, यह सप्लायर बायर लॉयल्टी को इरोड करने और पोटेंशियल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में मदद कर सकता है। ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट्स को 2 प्रकार के ई हब्स के आसपास ऑर्गेनाइज किया जाता है: इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक्स, स्टील, केमिकल्स, पेपर पर केंद्रित वर्टिकल हब्स और फंक्शनल हब्स, लॉजिस्टिक्स, मीडिया बाइंग, एडवर्टाइजिंग, एनर्जी मैनेजमेंट। इन वेबसाइट्स का उपयोग करने के अलावा कंपनियां ई प्रोक्योरमेंट का उपयोग दूसरे तरीकों से भी कर सकती हैं। मेजर सप्लायर्स के साथ डायरेक्ट एक्स्ट्रानेट लिंक्स सेटअप करें। उदाहरण के लिए, एक कंपनी डेल या ऑफिस डिपो पर एक डायरेक्ट ई प्रोक्योरमेंट अकाउंट सेटअप कर सकती है और उसके एम्प्लॉयज इस तरीके से अपनी परचेसेस कर सकते हैं। बाइंग अलायंसेस बनाएं। कई मेजर रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स जैसे अकोस्टा, अहोल्ड, बेस्ट बाय, कैरेफोर, फैमिली डॉलर स्टोर्स, लोज, सेफवे, सीयर्स, टारगेट, वॉलग्रीन्स, वॉलमार्ट और वेगमन्स फूड मार्केट्स एक सिंक नामक एक डेटा शेयरिंग अलायंस का हिस्सा हैं। कई ऑटो कंपनीज, जीएम, फोर्ड, क्राइसलर ने कोविसेंट को इसी कारण से बनाया। कोविसेंट उन सर्विसेज का लीडिंग प्रोवाइडर है जो पार्टनर्स, कस्टमर्स और सप्लायर्स के बीच क्रूशल बिजनेस इंफॉर्मेशन और प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कंपनी ने अब हेल्थ केयर को भी टारगेट किया है ताकि इसी तरह की सर्विसेज प्रदान की जा सकें। कंपनी बाइंग साइट सेटअप करें। जनरल इलेक्ट्रिक ने ट्रेडिंग प्रोसेस नेटवर्क (TPN) बनाया, जहां वह रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स (RFPs) पोस्ट करता है,
टर्म्स नेगोशिएट करता है और ऑर्डर्स प्लेस करता है। ई प्रोक्योरमेंट में मूव करना सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्वायर करने से ज्यादा है, इसके लिए परचेसिंग स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है। हालांकि बेनिफिट्स कई हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अक्रॉस परचेसिंग को एग्रीगेट करने से बड़े सेंट्रली नेगोशिएटेड वॉल्यूम डिस्काउंट्स मिलते हैं, परचेसिंग स्टाफ छोटा होता है और अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर्स के बाहर से सबस्टैंडर्ड गुड्स की खरीद कम होती है। लीड जनरेशन। सप्लायर का काम यह सुनिश्चित करना है कि जब कस्टमर्स मार्केट में हों या हो सकते हैं और सप्लायर की तलाश कर रहे हों तो उन्हें कंसिडर्ड किया जाए। मार्केटिंग को यह डिफाइन करने के लिए सेल्स के साथ काम करना होगा कि एक सेल्स रेडी प्रॉस्पेक्ट क्या होता है और सेल्स कॉल्स, ट्रेड शोज, ऑनलाइन एक्टिविटीज, पीआर, इवेंट्स, डायरेक्ट मेल और रेफरल्स के माध्यम से सही मैसेजेस भेजने के लिए सहयोग करना होगा। मार्केटर्स को लीड्स की क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच सही बैलेंस ढूंढना होगा। बहुत ज्यादा लीड्स, इवन ऑफ हाई क्वालिटी, और सेल्स फोर्स ओवरवेल्म्ड हो सकता है और प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज को फॉल थ्रू द क्रैक्स करने की अनुमति दे सकता है। बहुत कम या लो क्वालिटी लीड्स और सेल्स फोर्स फ्रस्ट्रेटेड या डिमोरलाइज्ड हो सकता है। 34. हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट करने के लिए सप्लायर्स को अपने कस्टमर्स के बारे में जानने की जरूरत है। वे डन ब्रैडस्ट्रीट और इन्फाउसा जैसे वेंडर्स से या जिग्सॉ और लिंक्डइन जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग वेबसाइट से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। 35. जो सप्लायर्स क्वालिफाई करते हैं उन्हें बायर के एजेंट्स द्वारा विजिट किया जा सकता है, जो सप्लायर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की जांच करेंगे और उनके स्टाफ से मिलेंगे। हर कंपनी का इवैल्यूएशन करने के बाद बायर क्वालिफाइड सप्लायर्स की एक शॉर्ट लिस्ट के साथ खत्म होगा। कई प्रोफेशनल बायर्स ने सप्लायर्स को अपने मार्केटिंग प्रपोजल्स में एडजस्टमेंट्स करने के लिए मजबूर किया है ताकि उनके कट करने की संभावना बढ़ सके। प्रपोजल सोलिसिटेशन। अगला, बायर क्वालिफाइड सप्लायर्स को रिटन प्रपोजल सबमिट करने के लिए इनवाइट करता है। उनका इवैल्यूएशन करने के बाद बायर कुछ सप्लायर्स को फॉर्मल प्रेजेंटेशंस करने के लिए इनवाइट करेगा। बिजनेस मार्केटर्स को प्रपोजल्स को मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में रिसर्च, लिखने और प्रेजेंट करने में स्किल्ड होना चाहिए जो कस्टमर टर्म्स में वैल्यू और बेनिफिट्स का वर्णन करते हैं। ओरल प्रेजेंटेशंस को कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना चाहिए और कंपनी की कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज को इस तरह से पोजीशन करना चाहिए ताकि वे कंपटीशन से अलग दिखें। प्रपोजल्स और सेलिंग एफर्ट्स अक्सर टीम एफर्ट्स होते हैं जो कोवर्कर्स के नॉलेज और एक्सपर्टीज का लेवरेज करते हैं। पिट्सबर्ग बेस्ड कटलर हैमर और ईटन कॉर्पोरेशन का हिस्सा है ने सेल्स पीपल के पॉड्स विकसित किए जो एक खास जियोग्राफिक रीजन, इंडस्ट्री या मार्केट कॉन्सेंट्रेशन पर फोकस करते हैं। सप्लायर सिलेक्शन। सप्लायर सिलेक्ट करने से पहले बाइंग सेंटर डिजायर्ड सप्लायर एट्रीब्यूट्स को स्पेसिफाई और रैंक करेगा, अक्सर टेबल 7.2 में दिए गए सप्लायर इवैल्यूएशन मॉडल का उपयोग करके। कंपेलिंग वैल्यू प्रोपोजिशंस डेवलप करने के लिए बिजनेस मार्केटर्स को यह बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है कि बिजनेस बायर्स अपने वैल्यूएशंस पर कैसे पहुंचते हैं। 36 रिसर्चर्स ने 8 अलग अलग कस्टमर वैल्यू असेसमेंट (CVA) मेथड्स को आइडेंटिफाई किया है। कंपनियां सिंपलर मेथड्स का उपयोग करती थीं, हालांकि मोर सोफिस्टिकेटेड वन CPV की ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर का वादा करती हैं। देखें मार्केटिंग मेमो, डेवलपिंग कंपेलिंग कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशंस। एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस का चॉइस बाइंग सिचुएशन के साथ बदलता है। डिलीवरी रिलायबिलिटी, प्राइस और सप्लायर रेप्यूटेशन रूटीन ऑर्डर प्रोडक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोसीजरल प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि एक कॉपीइंग मशीन, 3 सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स टेक्निकल सर्विस, सप्लायर फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्ट रिलायबिलिटी हैं। पॉलिटिकल प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में राइवलरीज को स्टर करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का चॉइस, सबसे महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स प्राइस, सप्लायर रेप्यूटेशन, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, सर्विस रिलायबिलिटी और सप्लायर फ्लेक्सिबिलिटी हैं। प्राइस प्रेशर्स को ओवरकम करना। स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग, पार्टनरिंग और क्रॉस फंक्शनल टीम्स में पार्टिसिपेशन की ओर बढ़ने के बावजूद बायर्स अभी भी अपना बहुत समय सप्लायर्स के साथ प्राइस पर हैगलिंग करने में बिताते हैं। प्राइस ओरिएंटेड बायर्स की संख्या कंट्री के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जो कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट सर्विस कॉन्फ़िगरेशंस और कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करती है। 37. मार्केटर्स ऊपर बताए गए फ्रेमिंग सहित कई तरीकों से लोअर प्राइस के लिए रिक्वेस्ट का काउंटर कर सकते हैं। वे यह भी दिखा पा सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी उनके प्रोडक्ट का उपयोग करने का लाइफ साइकिल कॉस्ट,
कॉम्पेटिटर्स प्रोडक्ट्स की तुलना में कम है। वे उन सर्विसेज के वैल्यू का हवाला दे सकते हैं जो बायर को अब मिल रही हैं, खास तौर पर अगर वह कॉम्पेटिटर्स द्वारा ऑफर की जाने वाली सर्विस से बेहतर है। 38 रिसर्च से पता चलता है कि सर्विस सपोर्ट और पर्सनल इंटरैक्शंस, साथ ही सप्लायर का नो-हाउ और कस्टमर्स के टाइम टू मार्केट को इम्प्रूव करने की क्षमता की सप्लायर स्टेटस प्राप्त करने में यूजफुल डिफरेंशिएटर्स हो सकते हैं। 39 प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने से प्राइस प्रेशर्स को कम करने में मदद मिलती है। बर्लिंगटन नॉर्दर्न फे रेलवे ने रेल कार्स शिफ्ट पर माइल की संख्या में इम्प्रूवमेंट्स के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के बोनस का 30% टाइड किया है। 40 कुछ फर्म्स नॉवल कस्टमर सॉल्यूशंस डिवाइस करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। वेब टेक्नोलॉजी और टूल्स के साथ विस्टाप्रिंट प्रिंटर्स छोटे बिजनेसेस को प्रोफेशनल प्रिंटिंग ऑफर कर सकते हैं जो पहले इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 41 कुछ कंपनियां प्राइस ओरिएंटेड बायर्स को हैंडल करने के लिए लोअर प्राइस सेट करती हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस एस्टैब्लिश करती हैं। 1 लिमिटेड क्वांटिटीज, 2 नो रिफंड्स, 3 नो एडजस्टमेंट्स और 4 नो सर्विसेज। 42 कार्डिनल हेल्थ ने एक बोनस डॉलर्स प्लान सेटअप किया और कस्टमर ने जितना ज्यादा परचेस किया उसके हिसाब से पॉइंट्स दिए। पॉइंट्स को एक्स्ट्रा गुड्स या फ्री कंसल्टिंग के लिए रिडीम किया जा सकता था। जीई अपने एयरलाइन इंजन्स और रेलरोड इंजन्स में डायग्नोस्टिक सेंसर्स इंस्टॉल कर रहा है। उसे अब फ्लाइट या रेलरोड ट्रैवल के घंटों के लिए कॉम्पेंसेशन मिलती है। IBM अब प्रोडक्ट से एडेड सर्विस कंपनी की तुलना में सर्विसेज से एडेड प्रोडक्ट कंपनी ज्यादा है। यह कंप्यूटर्स सेल करने के बजाय कंप्यूटर पावर ऑन डिमांड, जैसे वीडियो ऑन डिमांड, सेल कर सकता है। प्रतिस्पर्धी B2B मार्केट्स में प्राइस प्रीमियम्स कमांड करने के लिए फर्म्स को कंपेलिंग कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशंस बनाने की जरूरत होती है। पहला कदम कस्टमर को रिसर्च करना है। यहाँ कुछ प्रोडक्टिव रिसर्च मेथड्स दिए गए हैं। इंटरनल इंजीनियरिंग असेसमेंट कंपनी के इंजीनियर्स को लैबोरेटरी टेस्ट्स का उपयोग करके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का अनुमान लगाने के लिए कहें। कमजोरी यह इस बात को इग्नोर करता है कि प्रोडक्ट के डिफरेंट एप्लीकेशंस में अलग-अलग इकोनॉमिक वैल्यूज होंगे। फील्ड वैल्यू इन यूज असेसमेंट कस्टमर्स से इंटरव्यू करें कि एक नए प्रोडक्ट का उपयोग करने की कॉस्ट्स इनकम्बेंट का उपयोग करने की कॉस्ट्स की तुलना में कैसे हैं। कार्य यह असेस करना है कि प्रत्येक कॉस्ट एलिमेंट बायर के लिए कितना वर्थ है। फोकस ग्रुप वैल्यू असेसमेंट एक फोकस ग्रुप में कस्टमर्स से पूछें कि वे पोटेंशियल मार्केट ऑफरिंग्स पर क्या वैल्यू रखेंगे। डायरेक्ट सर्वे क्वेश्चंस कस्टमर्स से पूछें कि वे मार्केट ऑफरिंग में एक या ज्यादा बदलावों पर डायरेक्ट डॉलर वैल्यू रखेंगे। कंजॉइंट एनालिसिस कस्टमर्स से पूछें कि वे अल्टरनेटिव मार्केट ऑफरिंग्स या कॉन्सेप्ट्स के लिए अपनी प्रेफरेंसेस रैंक करें। प्रत्येक एट्रीब्यूट पर रखे गए इम्प्लिसिट वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का उपयोग करें। बेंचमार्क्स कस्टमर्स को एक बेंचमार्क ऑफरिंग और फिर एक न्यू मार्केट ऑफरिंग दिखाएं। पूछें कि वे नए ऑफरिंग के लिए कितना ज्यादा पे करेंगे या अगर बेंचमार्क ऑफरिंग से कुछ फीचर्स हटा दिए जाते हैं तो वे कितना कम पे करेंगे। कंपोजिशनल अप्रोच कस्टमर्स से पूछें कि वे किसी दिए गए एट्रीब्यूट के 3 अल्टरनेटिव लेवल्स में से प्रत्येक के लिए एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच करें। दूसरे एट्रीब्यूट्स के लिए दोहराए, फिर किसी भी ऑफर कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैल्यूज को जोड़े। इंपॉर्टेंस रेटिंग्स कस्टमर्स से पूछें कि वे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और उनके सप्लायर्स के प्रत्येक पर परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंस रेट करें। यह रिसर्च करने के बाद फर्म्स कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन को स्पेसिफाई कर सकती हैं, कई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का पालन करके। पहला, वैल्यू क्लेम्स को कॉन्क्रीटली स्पेसिफाई करके सब्सटैंशिएट करें कि आपके ऑफरिंग्स और कॉम्पेटिटर्स ऑफरिंग्स के बीच अंतर क्या है उन डायमेंशंस पर जो कस्टमर के लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। रॉकवेल ऑटोमेशन ने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेट्रिक्स ऑफ फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस का उपयोग करके यह आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर्स को उसके पंप को खरीदने से कंपेटिटर्स पंप की तुलना में कितनी कॉस्ट सेविंग्स प्राप्त होगी, किलोवाट आवर्स स्पेंट, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स पर ईयर और डॉलर्स पर किलोवाट आवर। साथ ही फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को ऑब्वियस बनाए। दूसरा, कॉस्ट सेविंग्स या एडेड वैल्यू का रिटर्न अकाउंट्स बनाकर डिलीवर्ड वैल्यू को डॉक्यूमेंट करें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने वास्तव में आपके ऑफरिंग्स का उपयोग करके कैप्चर किया है। केमिकल प्रोड्यूसर एक्जो नोबेल ने एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के फैसिलिटी में एक प्रोडक्शन रिएक्टर पर 2 हफ्तों का पायलट किया ताकि अपने हाई प्योरिटी मेटल ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट के एडवांटेजेस को डॉक्यूमेंट किया जा सके। आखिरकार,
यह सुनिश्चित करें कि कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने की मेथड कंपनी के अंदर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेड है और कर्मचारियों को कंपेलिंग कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलप करने के लिए ट्रेन और रिवॉर्ड करें। क्वेकर केमिकल अपने मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है जिसमें सबसे अच्छा प्रपोजल्स डेवलप करने के लिए एक कंपटीशन शामिल है। सॉल्यूशन सेलिंग भी प्राइस प्रेशर को कम कर सकता है और यह अलग अलग रूपों में आता है। यहाँ 3 उदाहरण दिए गए हैं। 43. कस्टमर रेवेन्यूज को एनहांस करने के लिए सॉल्यूशंस। हेंड्रिक्स यूटीडी ने अपने सेल्स कंसल्टेंट्स का उपयोग करके किसानों को कॉम्पिटिटर्स की तुलना में 5% से 10% तक इंक्रीमेंटल एनिमल वेट गेन डिलीवर करने में मदद की है। कस्टमर रिस्क्स को डिक्रीज करने के लिए सॉल्यूशंस। ICI एक्सप्लोसिव्स ने क्वारीज के लिए एक्सप्लोसिव्स शिप करने का एक सुरक्षित तरीका तैयार किया। कस्टमर कॉस्ट्स को रिड्यूस करने के लिए सॉल्यूशंस। WW ग्रेंजर के एम्प्लॉयज मटेरियल्स मैनेजमेंट कॉस्ट्स को कम करने के लिए बड़े कस्टमर फैसिलिटीज पर काम करते हैं। ज्यादा फर्म्स ऐसे सॉल्यूशंस की तलाश कर रहे हैं जो बेनिफिट्स को बढ़ाए और कॉस्ट्स को इतना कम करें कि किसी भी लो प्राइस कॉन्सर्न्स को ओवरकम किया जा सके। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। 44. लिंकन इलेक्ट्रिक। लिंकन इलेक्ट्रिक के पास अपने कस्टमर्स के साथ काम करने की दशकों पुरानी परंपरा है ताकि अपने गारंटीड कॉस्ट रिडक्शन GCR प्रोग्राम के माध्यम से कॉस्ट्स को कम किया जा सके। जब कोई कस्टमर इंसिस्ट करता है कि लिंकन डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइसेस को कॉम्पिटिटर्स के साथ मैच किया जाए तो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर गारंटी कर सकते हैं कि आने वाले साल में वे कस्टमर के प्लांट में कॉस्ट रिडक्शंस खोजेंगे जो लिंकन के प्रोडक्ट्स और कंपटीशन के प्रोडक्ट्स के बीच के प्राइस डिफरेंस को मीट करें या एक्सीड करें। हॉल एंड बिंकली कंपनी, जो ट्रैक्टर ट्रेलर्स के लिए कंपोनेंट्स का प्रमुख मैन्युफैक्चरर है, वर्षों से लिंकन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग वायर खरीद रहा था। जब बिंकली ने वायर पर बेहतर प्राइस की तलाश शुरू की तो लिंकन इलेक्ट्रिक ने कॉस्ट्स को कम करने और साथ काम करने के लिए एक पैकेज विकसित किया जिसमें $10,000 की सेविंग्स की बात कही गई थी, लेकिन अंततः 6 फिगर सेविंग्स, बिजनेस में ग्रोथ और कस्टमर और सप्लायर के बीच एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मिली। रिस्क और गेन शेयरिंग कस्टमर्स द्वारा रिक्वेस्ट की जाने वाली प्राइस रिडक्शंस को ऑफसेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेडलाइन, एक हॉस्पिटल सप्लायर, हाईलैंड पार्क हॉस्पिटल के साथ एक अग्रीमेंट साइन करता है जिसमें पहले 18 महीनों में $350,000 की सेविंग्स का वादा किया गया है। बदले में हॉस्पिटल के सप्लाईज के शेयर में 10-fold इंक्रीज किया जाएगा। अगर मेडलाइन इस वादे से कम सेविंग्स अचीव करता है तो वह डिफरेंस पूरा करेगा। अगर यह सब्सटैंशियली ज्यादा अचीव करता है तो वह एक्स्ट्रा सेविंग्स में भागीदार होगा। ऐसे अरेंजमेंट्स को काम करने के लिए सप्लायर को कस्टमर को हिस्टोरिकल डेटाबेस बनाने, बेनिफिट्स और कॉस्ट्स को मेजर करने के लिए अग्रीमेंट पहुंचाने और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म डिवाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सप्लायर्स की संख्या। कंपनीज अपनी सप्लायर्स की संख्या को तेजी से कम कर रही हैं। फोर्ड, मोटोरोला और हनीवेल ने अपनी सप्लायर्स की संख्या को 20% से 80% तक कम किया है। ये कंपनियां चाहती हैं कि उनके चुने हुए सप्लायर्स एक बड़े कंपोनेंट सिस्टम के लिए जिम्मेदार हों, कंटिन्यूअस क्वालिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट अचीव करें और साथ ही हर साल एक निश्चित परसेंटेज से प्राइसेस कम करें। वे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके सप्लायर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान उनके साथ मिलकर काम करें और वे उनके सजेशंस को वैल्यू करते हैं। यहां तक कि सिंगल सोर्सिंग का ट्रेंड भी है। हालांकि जो कंपनियां मल्टीपल सोर्सेज का उपयोग करती हैं वे अक्सर लेबर स्ट्राइक, नेचुरल डिजास्टर या किसी भी अनफोर्सीन इवेंट को सिंगल सोर्सिंग के लिए सबसे बड़ा डिटरेंट के रूप में बताती हैं। कंपनीज को यह भी डर हो सकता है कि सिंगल सप्लायर्स रिलेशनशिप में बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे और अपना कम्पिटिटिव एज खो देंगे। ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। सप्लायर्स सिलेक्ट करने के बाद बायर फाइनल ऑर्डर नेगोशिएट करता है जिसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी, रिटर्न पॉलिसीज, वारंटीज आदि शामिल होते हैं। कई इंडस्ट्रियल बायर्स मशीनरी और ट्रक्स जैसे हैवी इक्विपमेंट लीज करते हैं। लेसी को कई एडवांटेजेस मिलते हैं, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विस, कैपिटल की कंजर्वेशन और कुछ टैक्स एडवांटेजेस। लेसर को अक्सर ज्यादा नेट इनकम और उन कस्टमर्स को सेल करने का मौका मिलता है जो आउटराइट परचेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए बायर्स पीरियोडिक परचेज ऑर्डर्स के बजाय ब्लैंकेट कॉन्ट्रैक्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। एक ब्लैंकेट कॉन्ट्रैक्ट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है जिसमें सप्लायर बायर को जरूरत पड़ने पर अग्रीड अपॉन प्राइसेस पर एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक रीसप्लाई करने का वादा करता है। क्योंकि सेलर स्टॉक रखता है,
इसलिए ब्लैंकेट कॉन्ट्रैक्ट्स को कभी-कभी स्टॉकलेस परचेस प्लान्स भी कहा जाता है। वे बायर के साथ सप्लायर्स को टाइटर लॉक करते हैं और आउट सप्लायर्स को तब तक ब्रेक इन करना मुश्किल बनाते हैं जब तक कि बायर डिसैटिस्फाइड नहीं हो जाता। जो कंपनीज की मटेरियल्स की कमी से डरती हैं, वे बड़ी इन्वेंट्रीज खरीदने और होल्ड करने को तैयार हैं। वे मटेरियल्स का स्टेडी फ्लो सुनिश्चित करने के लिए सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ड्यूपॉन्ट, फोर्ड और कई अन्य मेजर कंपनीज अपने परचेसिंग मैनेजर्स की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लॉन्ग टर्म सप्लाई प्लानिंग को मानते हैं। उदाहरण के लिए, जनरल मोटर्स कम सप्लायर्स से खरीदना चाहता है जो अपने प्लांट्स के पास लोकेट होने और हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करने को तैयार हों। बिजनेस मार्केटर्स भी इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के साथ एक्स्ट्रानेट सेटअप कर रहे हैं ताकि ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट किया जा सके और उनकी कॉस्ट कम हो सके। कस्टमर्स ऑर्डर्स एंटर करते हैं जो सप्लायर को ऑटोमैटिकली ट्रांसमिट हो जाते हैं। कुछ कंपनीज और आगे बढ़ती हैं और वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री (VMI) नामक सिस्टम्स का उपयोग करके ऑर्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सप्लायर्स को शिफ्ट कर देती हैं। ये सप्लायर्स कस्टमर के इन्वेंट्री लेवल्स को जानते हैं और कंटिन्यूअस रिप्लेनिशमेंट प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी लेते हैं। प्लेक्सको इंटरनेशनल AG दुनिया के लीडिंग ऑटोमेकर्स को ऑडियो, लाइटिंग और विजन सिस्टम सप्लाई करता है। इसके 40 सप्लायर्स के साथ इसके VMI प्रोग्राम से सिग्निफिकेंट टाइम और कॉस्ट सेविंग्स हुए और कंपनी को प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए फॉर्मर वेयरहाउस स्पेस का उपयोग करने की अनुमति मिली। 45. परफॉर्मेंस रिव्यू। बायर पीरियोडिकली चोजन सप्लायर (S) के परफॉर्मेंस का रिव्यू करता है 3 मेथड्स में से एक का उपयोग करके। बायर एंड यूजर से कॉन्टैक्ट कर सकता है और उनसे इवैल्यूएशन के लिए कह सकता है। एक वेटेड स्कोर मेथड का उपयोग करके सप्लायर को कई क्राइटेरिया पर रेट कर सकता है या परचेस की एडजस्टेड कॉस्ट्स निकालने के लिए पुअर परफॉर्मेंस की कॉस्ट को एग्रीगेट कर सकता है, जिसमें प्राइस भी शामिल है। परफॉर्मेंस रिव्यू से बायर को सप्लायर रिलेशनशिप को कंटिन्यू, मॉडिफाई या एंड करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कई कंपनीज ने परचेसिंग मैनेजर्स को गुड बाइंग परफॉर्मेंस के लिए रिवॉर्ड करने के लिए इंसेंटिव सिस्टम सेटअप की हैं, जिससे वे सेलर्स पर बेस्ट टर्म्स के लिए ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। इफेक्टिव बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग प्रोग्राम्स डेवलप करना। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए अपने डिस्पोजल में हर मार्केटिंग टूल का उपयोग कर रहे हैं। वे सिस्टम सेलिंग को एम्ब्रेस कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में वैल्यूएबल सर्विसेज ऐड कर रहे हैं और कस्टमर रेफरेंस प्रोग्राम्स और ऑनलाइन और ऑफलाइन कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग एक्टिविटीज की एक विस्तृत वैरायटी का उपयोग कर रहे हैं। कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग एक्टिविटीज। बिजनेस मार्केटर्स अपनी ब्रांड के इंपॉर्टेंस को इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। स्विस बेस्ड ABB पावर और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज में एक ग्लोबल लीडर है जिसके लगभग 100 देशों में 1,45,000 एम्प्लॉयज हैं। कंपनी ग्राउंड ब्रेकिंग और नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की लंबी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सालाना $1 बिलियन RD में खर्च करती है। 2011 में एक एक्सटेंसिव और केयरफुली प्लान्ड रीब्रांडिंग प्रोजेक्ट ने 5 अल्टरनेटिव पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म्स का इवैल्यूएशन किया, इस नतीजे पर पहुंचा कि ABB को पावर एंड प्रोडक्टिविटी फॉर बेटर वर्ल्ड के लिए स्टैंड करना चाहिए। मैगजीन्स, पोस्टर्स, ब्रोशर्स और डिजिटल कम्युनिकेशन को ब्रांड को एक नया लुक देने के लिए रिवैम्प्ड किया गया। 46 नेटऐप बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में ब्रांडिंग पर दिए जाने वाले बढ़ते इंपॉर्टेंस का एक और अच्छा उदाहरण है। नेटऐप एक फॉर्च्यून 1000 कंपनी है जो मीडियम और लार्ज साइज्ड क्लाइंट्स को डेटा मैनेजमेंट और स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रदान करती है। कुछ मार्केटप्लेस सक्सेस के बावजूद कंपनी को 2007 तक अपनी ब्रांडिंग एफर्ट्स में डिसरे मिली। इसके नाम के कई वेरिएशंस इस्तेमाल में थे, जिसके कारण 2008 में फॉर्मल नेम चेंज करके नेटऐप कर दिया गया। ब्रांडिंग कंसल्टेंट्स लैंडर ने एक नई आइडेंटिटी, आर्किटेक्चर, नॉमेनक्लेचर, टोन ऑफ वॉइस और टैगलाइन गो फर्दर फास्टर भी बनाई। मैसेजेस ने नेटऐप की सुपीरियर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कस्टमर सेंट्रिक गेट थिंग्स डन कल्चर पर जोर दिया। हालांकि कुछ मार्केटिंग एफर्ट्स में अभी भी कुछ चीजें कमजोर थीं। फ्रैंकइनसाइट्स कहलाने वाले कंपनी के वेबसाइट्स को स्ट्रीमलाइन किया गया था ताकि कंपनी की प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज किया जा सके और अपडेट्स को ईजियर बनाया जा सके, क्योंकि वे 12 साल की अवधि में इतने सारे डेवलपर्स द्वारा मॉडिफाई किए गए थे। नए वेबसाइट से इंक्वायरी से सेल्स लीड्स 4 गुना बढ़ने का अनुमान था। रिसेशन के बावजूद मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में भारी इन्वेस्टमेंट करते हुए नेटऐप ने प्रिंट और ऑनलाइन एड्स भी चलाए और कई सोशल मीडिया आउटलेट्स,
कम्युनिटीज और फोरम्स, ब्लॉगर्स, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में टैप किया। सोशल मीडिया इनिशिएटिव्स ने एशिया में इसकी मदद की जहां इसका कोई एडवर्टाइजिंग प्रेजेंस नहीं था। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में कॉर्पोरेट ब्रांड अक्सर क्रिटिकल होता है क्योंकि यह कंपनी के कई प्रोडक्ट से एसोसिएटेड होता है। एक समय पर इमर्सन इलेक्ट्रिक, जो पावर टूल्स, कंप्रेसर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का एक ग्लोबल प्रोवाइडर था, 60 ऑटोनॉमस और कभी-कभी एनोनिमस कंपनीज का कॉन्ग्लोमरेट था। एक नए सीएमओ कैथी बटन बेल ने एक नए ग्लोबल ब्रांड आर्किटेक्चर और आइडेंटिटी के तहत ब्रद्स को अलाइन किया, जिससे इमर्सन को एक ब्रॉडर प्रेजेंस हासिल करने की अनुमति मिली ताकि वह अपनी ग्लोबल ब्रांड नेम का लेवरेज करते हुए लोकली सेल कर सके। उसने ऑनलाइन कॉर्पोरेट ब्रांड को स्ट्रेंथन करने की चुनौती भी ली। एक ग्लोबल कंसोलिडेशन ने कंपनी वेबसाइट्स की संख्या आधी कर दी। वेबसाइट्स और मार्केटिंग कैंपेन्स को दुनिया भर में स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए गए। रिकॉर्ड सेल्स और स्टॉक प्राइस हाइस के बाद आए हैं। 48 सास एक और फर्म है जिसने अपने कॉर्पोरेट ब्रांड के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज्ड किया। 49 SAS 2.3 बिलियन से ज्यादा की सेल्स और 80 कस्टमर्स के एक विशाल फैन क्लब के साथ सास, जो बिजनेस एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और सर्विसेज फर्म है, 1999 में एक एनविएबल पोजीशन में प्रतीत होता था। फिर भी इसकी इमेज एक इंडस्ट्री ऑब्जर्वर ने अ गीक ब्रांड कहा था। कंपनी के रीच को 80 मैनेजर्स से आगे बढ़ाने के लिए जिनके पास मैथ या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में PhDs हैं, कंपनी को सबसे बड़ी कंपनीज में सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ कनेक्ट करने की जरूरत थी। ऐसे लोग जिन्हें या तो यह पता नहीं था कि सास का सॉफ्टवेयर क्या है या उन्हें नहीं लगता था कि बिजनेस एनालिटिक्स एक स्ट्रैटेजिक इशू है। अपने पहले आउटसाइड एड एजेंसी के साथ काम करते हुए सास एक नए लोगो, एक नए स्लोगन, द पावर टू नो और बिजनेस पब्लिकेशंस जैसे बिजनेस वीक, फोर्ब्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल में टीवी स्पॉट्स और प्रिंट एड्स की एक सीरीज के साथ सामने आया। एक टीवी स्पॉट जो सास की रिब्रांडिंग एफर्ट को एग्जेम्प्लीफाई करता है, इस तरह चला। समस्या नई ई बिजनेस इन्फॉर्मेशन की कटाई करना नहीं है, इसे समझना है। सास से ई इंटेलिजेंस के साथ आप जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और आपको आवश्यक ज्ञान को अपनी पहुंच के भीतर रख सकते हैं। SAS द पावर टू नो। बाद के रिसर्च से पता चला कि सास एक मेनस्ट्रीम बिजनेस डिसीजन मेकिंग सपोर्ट ब्रांड में ट्रांजिशन कर चुका था और इसे यूजर फ्रेंडली और नेसेसरी दोनों के रूप में देखा जा रहा था। अत्यधिक प्रॉफिटेबल और अब दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेटली ओन्ड सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक, जो ब्रांड चेंज के बाद से अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को दोगुना से ज्यादा कर चुका है, सास कंपनी के अंदर भी उतनी ही सफलता के साथ मिला है। 15 साल से ज्यादा समय से फॉर्च्यून मैगजीन ने इसे काम करने के लिए सबसे अच्छी US कंपनीज में से एक स्थान दिया है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि शीर्ष फर्म अपने वेबसाइट्स को कैसे रीडिजाइन कर रही हैं, सर्च रिजल्ट्स को कैसे इंप्रूव कर रही हैं, सोशल मीडिया में कैसे एंगेज कर रही हैं और वेबिनार्स और पॉडकास्ट लॉन्च करके अपने B2B मार्केटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर रही हैं। चैपमैन केली फर्मों को उनकी हेल्थ केयर और इंश्योरेंस कॉस्ट्स को कम करने में मदद करने के लिए ऑडिट और अन्य कॉस्ट कंटेनमेंट प्रोडक्ट्स प्रदान करता है। कंपनी ने शुरू में पारंपरिक कोल्ड कॉलिंग और आउटबाउंड सेलिंग टेक्निक्स के माध्यम से नए कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश की। अपने वेबसाइट को रीडिजाइन करने और साइट के सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने के बाद कंपनी का नाम रेलेवेंट ऑनलाइन सर्चेस के शीर्ष के पास चला गया। रेवेन्यू लगभग दोगुना हो गया। 50 इमर्सन प्रोसेस मैनेजमेंट केमिकल प्लांट्स और रिफाइनरीज और अन्य प्रकार की फैक्ट्रीज के लिए ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाती है। रीडर्स को फैक्ट्री ऑटोमेशन के बारे में कंपनी के ब्लॉग पर फैक्ट्री वो स्टोरी सुनना और स्वैप करना पसंद है, जो हर महीने 35,000 से 40,000 रेगुलर विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है और हफ्ते में 5 से 7 लीड्स जनरेट करता है। यह देखते हुए कि इसके सिस्टम्स की कीमत लाखों डॉलर में है, ब्लॉग इन्वेस्टमेंट पर ROI इमेंस है। 51 मशीनरी मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबिनार्स की एक चल रही सीरीज होस्ट करके एंड यूजर कस्टमर्स के साथ संबंध बनाता है। औसतन महीने में 3। कंपनी हाईली स्पेशलाइज्ड कंटेंट का उपयोग करती है, जैसे कि मशीन टूल्स का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं और मेटल कटिंग प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, विभिन्न इंडस्ट्रीज और विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग को अपील करने के लिए। वेबिनार पार्टिसिपेंट्स के उसके डेटाबेस ने फर्म को मार्केटिंग कॉस्ट्स को कम करने और अपनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की अनुमति दी है। 52
कैनेडियन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी किनैक्सिस संचार के लिए एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच का उपयोग करती है, जिसमें ब्लॉग्स, व्हाइट पेपर्स और एक वीडियो चैनल शामिल है जो अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ड्राइव करने और क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर निर्भर करता है। रिसर्च से पता चलता है कि सभी B2B परचेसेस का 93% सर्च से शुरू होता है। किनैक्सिस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) पर बहुत जोर देती है, कंटेंट को जितना संभव हो उतना रीयूज और रीपर्पस करती है ताकि उसे रेलेवेंट और गूगल फ्रेंडली बनाया जा सके। 53. कुछ बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स अपने ब्रांड बनाने के लिए बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट से मार्केटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। Xerox ने यह क्लेवरली रीइंफोर्स करने के लिए एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन कैंपेन चलाई कि उसकी 50% रेवेन्यू बिजनेस सर्विसेज से आती है, न कि कॉपियर्स से। यहां बताया गया है कि उसका मैरियट एड कैसे अनफोल्डेड। 54. 2 मैरियट बेलमैन एक ऑफिस में बैठे हैं। क्या आपने पिछले महीने के इनवॉइसेस खत्म कर दिए? एक दूसरे से पूछता है। नहीं, लेकिन मैंने आपके ड्राई क्लीनिंग पिक कर लिए हैं और आपके शूज शाइन करवा दिए हैं। दूसरा जवाब देता है। ठीक है, मैंने आपके लिए कोने के आसपास के सुशी प्लेस में रिजर्वेशन करवा दी है। पहला बेलमैन कहता है। उसके बाद यह वॉइसओवर आता है। मैरियट जानता है कि Xerox के लिए अपने ग्लोबल इनवॉइस प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना बेहतर है ताकि वे अपने कस्टमर्स को सर्व करने पर फोकस कर सकें। कभी-कभी एक ज्यादा पर्सनल टच सारा अंतर ला सकता है। बड़ी टी गुड्स और सर्विसेज पर 6 या 7 फिगर्स ड्रॉप करने पर विचार करने वाले कस्टमर्स को जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वह चाहते हैं, खास तौर पर किसी ट्रस्टेड, इंडिपेंडेंट सोर्स से। मार्केटिंग मेमो, स्प्रेडिंग द वर्ड विद कस्टमर रेफरेंस प्रोग्राम्स उस इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल की भूमिका का वर्णन करता है। सिस्टम्स बाइंग और सेलिंग। कई बिजनेस बायर्स एक सेलर से टोटल प्रॉब्लम सॉल्यूशन खरीदना पसंद करते हैं। सिस्टम्स बाइंग कहलाने वाली यह प्रथा मेजर वेपन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की गवर्नमेंट परचेसेस से शुरू हुई। सरकार ने प्राइम कॉन्ट्रैक्टर्स से बिड्स मांगी जिन्होंने, अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड किया गया, तो सेकंड टियर कॉन्ट्रैक्टर्स से सिस्टम के सब कंपोनेंट्स को बिड करने और असेंबल करने के लिए जिम्मेदार बन गए। इस प्रकार, प्राइम कॉन्ट्रैक्टर एक टंकी सॉल्यूशन प्रदान करता है, जिसे इस तरह कहा जाता है क्योंकि बायर को काम पूरा करने के लिए बस एक की टर्न करना होता है। सेलर्स ने इंक्रीजिंगली यह पहचाना है कि बायर्स इस तरह से परचेस करना पसंद करते हैं और कई ने सिस्टम सेलिंग को मार्केटिंग टूल के रूप में अडॉप्ट किया है। सिस्को सिस्टम्स ने टेलीकम्युनिकेशंस राइवल से शेयर लेना शुरू किया क्योंकि उसने कस्टमर्स को कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफर किया। 55 ह्यूलेट पैकार्ड, IBM, ओरेकल, डेल और EMC जैसे टेक्नोलॉजी जायंट्स सभी स्पेशलिस्ट से कंपीटिंग वन स्टॉप शॉप्स में ट्रांजिशन कर रहे हैं जो बिजनेस को क्लाउड में शिफ्ट करने के लिए जरूरी कोर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। 56. सिस्टम सेलिंग का एक वेरिएंट सिस्टम्स कॉन्ट्रैक्टिंग है, जिसमें एक सिंगल सप्लायर बायर को MRO सप्लाईज की अपनी पूरी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान सप्लायर कस्टमर की इन्वेंट्री भी मैनेज करता है। शेल ऑल अपने कई बिजनेस कस्टमर्स की ऑल इन्वेंट्रीज मैनेज करता है और जानता है कि उन्हें कब रिप्लेनिशमेंट की जरूरत है। कस्टमर को रिड्यूस्ड प्रोक्योरमेंट और मैनेजमेंट कॉस्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में प्राइस प्रोटेक्शन से लाभ होता है। सेलर को स्टेडी डिमांड और रिड्यूस्ड पेपरवर्क की वजह से लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स मिलते हैं। सिस्टम सेलिंग डैम्स, स्टील फैक्ट्रीज, इरिगेशन सिस्टम्स, सैनिटेशन सिस्टम्स, पाइपलाइंस, यूटिलिटीज और यहां तक कि नए टाउन्स जैसे बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बिड करने में एक की इंडस्ट्रियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग फर्म्स को प्राइस, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और अन्य एट्रीब्यूट्स पर कॉम्पीट करना होगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स जीते जा सकें। हालांकि सप्लायर्स सिर्फ कस्टमर डिमांड्स की दया पर नहीं हैं। आदर्श रूप से वे स्पेसिफिकेशंस के वास्तविक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रोसेस में अर्ली एक्टिव होते हैं, या वे विभिन्न तरीकों से एडिशनल वैल्यू ऑफर करने के लिए स्पेसिफिकेशन से आगे जा सकते हैं, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण दिखाता है। इंडोनेशियाई सरकार को सेलिंग। इंडोनेशियाई सरकार ने जकार्ता के पास एक सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए बिड्स मांगी। एक US फर्म ने एक प्रपोजल बनाया जिसमें साइट चुनना, फैक्ट्री डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन क्रूज को हायर करना, मटेरियल्स और इक्विपमेंट असेंबल करना और फिनिश्ड फैक्ट्री को इंडोनेशियाई सरकार को हैंड ओवर करना शामिल था।
एक जापानीज फर्म ने अपनी प्रपोजल में इन सभी सर्विसेज को शामिल किया, साथ ही फैक्ट्री को चलाने के लिए वर्कर्स को हायर और ट्रेन करना, अपनी ट्रेडिंग कंपनीज के माध्यम से सीमेंट एक्सपोर्ट करना और जकार्ता में सड़कें और नए ऑफिस बिल्डिंग्स बनाने के लिए सीमेंट का उपयोग करना। हालांकि जापानीज प्लान ज्यादा पैसे में आएगा, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। जाहिर है, जापानियों ने समस्या को सिर्फ एक सीमेंट फैक्ट्री बनाने के रूप में नहीं देखा, सिस्टम सेलिंग का नैरो व्यू, बल्कि इंडोनेशिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देने के रूप में देखा। उन्होंने कस्टमर की नीड्स का सबसे व्यापक दृष्टिकोण अपनाया, जो कि असली सिस्टम सेलिंग है। सर्विसेज की भूमिका। सर्विसेज प्राइमरीली प्रोडक्ट सेल करने वाली कई बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स के लिए इंक्रीजिंग स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल रोल निभाती हैं। अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में हाई क्वालिटी सर्विसेज ऐड करने से उन्हें ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने और कस्टमर्स के साथ क्लोज टाइज एस्टैब्लिश करने की अनुमति मिलती है। एक क्लासिक एग्जाम्पल रोल्स रॉयस है, जिसने बोइंग और एयरबस द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा रहे नए जंबो प्लेन्स के लिए जायंट जेट इंजन मॉडल्स डेवलप करने में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। रोल्स रॉयस के लिए इंजन्स और रिप्लेसमेंट पार्ट्स सेल करने से परे, एक महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ प्रॉफिट्स एड ऑन, पावर बाय द आवर, लॉन्ग टर्म रिपेयर और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है जो वह सेल करता है। मार्जिन्स ज्यादा हैं, क्योंकि कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा ऑफर की जाने वाली पीस ऑफ माइंड और प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए प्रीमियम पे करने को तैयार हैं। टेक्नोलॉजी फर्म्स भी कस्टमर सैटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने और प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए सर्विसेज बंडल कर रहे हैं। कई सॉफ्टवेयर फर्म्स की तरह एडोबी सिस्टम्स क्लाउड बेस्ड मंथली सब्सक्रिप्शंस के साथ एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में ट्रांजिशन कर रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी अपने क्लाउड कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विसेज, वेबसाइट होस्टिंग और सर्वर मैनेजमेंट सेल करने में सक्षम है। 58 सभी प्रकार की फर्म्स अपने प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडेड सर्विसेज बंडल करने के तरीके खोज रही हैं। इटालियन फर्म मोंडो दुनिया भर के स्टेडियम्स के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट रनिंग ट्रैक्स बनाती है। कंपटीशन के बावजूद यह अपने इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज के कारण नए क्लाइंट्स, जैसे कि लंदन ओलंपिक्स, को जीतती रही है। 59 बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप्स मैनेज करना। बिजनेस सप्लायर्स और कस्टमर्स अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीकों की खोज कर रहे हैं। 60 लॉयल्टी आंशिक रूप से सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अर्ली सप्लायर इन्वॉल्वमेंट और परचेसिंग अलायंसेस द्वारा संचालित होती है। 61 बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए स्प्रे एंड प्रे अप्रोचेस से बच रहे हैं और अपने टारगेट्स पर फोकस कर रहे हैं और वन टू वन मार्केटिंग अप्रोचेस डेवलप कर रहे हैं। 62 लगभग 80% फॉर्च्यून 500 सैप सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जायंट ने मार्केट शेयर और रेवेन्यू खोना शुरू कर दिया जब, जैसा कि एक कोफाउंडर ने बताया, हमने अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट खो दिया था और एम्प्लॉयज मैनेजमेंट पर विश्वास नहीं करते थे। नए क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के साथ इनोवेशन को एम्ब्रेस करना कंपनी के टर्नअराउंड स्ट्रैटेजी का एक बड़ा हिस्सा था। दूसरा, कस्टमर रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने पर फोकस करना था। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इंट्रोड्यूस्ड की गई एक कंट्रोवर्शियल प्राइस हाइक को रिवर्स कर दिया गया और नए को सीईओएस ने कस्टमर कॉन्सर्न्स को ज्यादा ध्यान से सुनने का वादा किया। 63 वर्टिकल कोऑर्डिनेशन के बेनिफिट्स। बहुत से रिसर्च ने बाइंग पार्टनर्स और सेलर्स के बीच ज्यादा वर्टिकल कोऑर्डिनेशन की वकालत की है, ताकि वे सिर्फ ट्रांजैक्टिंग से परे जा सकें और इसके बजाय दोनों पक्षों के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकें। 64 ट्रस्ट बनाना हेल्थी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का आनंद लेने के लिए एक प्रीरेक्विजिट है। मार्केटिंग इनसाइट, एस्टेब्लिशिंग कॉर्पोरेट ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड रेप्यूटेशन ऐसे ट्रस्ट के कुछ की डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करता है। एक रिलेशनशिप पार्टनर के लिए स्पेसिफिक और रेलेवेंट नॉलेज भी इंटरफर्म टाइज की ताकत में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। 65 कई फोर्सेस बिजनेस पार्टनर्स के बीच एक रिलेशनशिप के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। 4 relevant forces हैं: availability of alternatives, importance of supply, complexity of supply, और supply market dynamism। इनके आधार पर हम बायर सप्लायर रिलेशनशिप्स को 8 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। 66 बेसिक बाइंग एंड सेलिंग। ये सिंपल, रूटीन एक्सचेंजेस हैं जिनमें कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के मॉडरेट लेवल्स होते हैं। बेयर बोन्स, इन रिलेशनशिप्स में सेलर की ओर से ज्यादा अडेप्टेशन की जरूरत होती है और कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कम होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन, ये एक्सचेंजेस फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा डिफाइन किए जाते हैं और आमतौर पर ट्रस्ट, कोऑपरेशन और इंटरैक्शन के कम लेवल्स होते हैं। कॉर्पोरेट ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी
और रेप्यूटेशन एस्टैब्लिश करना। कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी इस बात का एक्सटेंट है कि कस्टमर्स यह बिलीव करते हैं कि एक फर्म उनके नीड्स और वांट्स को सैटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिजाइन और डिलीवर कर सकती है। यह मार्केटप्लेस में सप्लायर की रेप्यूटेशन को रिफ्लेक्ट करता है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी 3 फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कॉर्पोरेट एक्सपर्टीज इस बात का एक्सटेंट कि एक कंपनी को प्रोडक्ट्स बनाने और सेल करने या सर्विसेज कंडक्ट करने में सक्षम माना जाता है। कॉर्पोरेट ट्रस्टवर्दिनेस इस बात का एक्सटेंट कि एक कंपनी को ऑनेस्ट, डिपेंडेबल और कस्टमर नीड्स के प्रति सेंसिटिव माना जाता है। कॉर्पोरेट लाइकेबिलिटी इस बात का एक्सटेंट कि एक कंपनी को लाइकेबल, अट्रैक्टिव, प्रेस्टिजियस और डायनामिक माना जाता है। दूसरे शब्दों में, एक क्रेडिबल फर्म वो होती है जो अपने काम में अच्छी होती है, वह अपने कस्टमर्स के बेस्ट इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखती है और उसके साथ काम करना एंजॉयबल होता है। ट्रस्ट एक फर्म की एक बिजनेस पार्टनर पर रिलाई करने की विलिंगनेस होती है। यह कई इंटरपर्सोनल और इंटरऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि फर्म की परसीव्ड कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और बेनेवलेंस। फर्म के एम्प्लॉयज के साथ पर्सनल इंटरैक्शंस, कंपनी के बारे में ओवरऑल ओपिनियंस और ट्रस्ट की परसेप्शंस एक्सपीरियंस के साथ विकसित होंगे। एक फर्म को ट्रस्टवर्दी माना जाने की संभावना ज्यादा होती है जब वह पूर्ण, ईमानदार जानकारी प्रदान करती है, कस्टमर नीड्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय इंसेंटिव्स प्रदान करती है, कस्टमर्स के साथ पार्टनर होती है ताकि उन्हें लर्न करने और खुद को हेल्प करने में मदद मिल सके, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के साथ वैलिड कंपैरिजंस ऑफर करती है। ऑनलाइन सेटिंग्स में ट्रस्ट बनाना खास तौर पर ट्रिकी हो सकता है और फर्म्स अक्सर अपने ऑनलाइन बिजनेस पार्टनर्स पर दूसरे पार्टनर्स की तुलना में ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स इंपोज करती हैं। बिजनेस बायर्स को चिंता होती है कि उन्हें सही क्वालिटी के प्रोडक्ट सही जगह पर सही समय पर डिलीवर नहीं मिलेंगे। सेलर्स को समय पर या बिल्कुल भी पेमेंट मिलने की चिंता होती है और वे बहस करते हैं कि उन्हें कितना क्रेडिट एक्सटेंड करना चाहिए। कुछ फर्म्स, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी राइडर सिस्टम, ट्रेडिंग पार्टनर्स की क्रेडिटवर्दिनेस का आकलन करने के लिए ऑटोमेटेड क्रेडिट चेकिंग एप्लीकेशंस और ऑनलाइन ट्रस्ट सर्विसेज का उपयोग करते हैं। कस्टमर सप्लाई इस पारंपरिक सप्लाई सिचुएशन में कंपटीशन, कोऑपरेशन के बजाय गवर्नेंस का प्रमुख रूप है। कोऑपरेटिव सिस्टम्स में पार्टनर्स ऑपरेशनल तरीकों से एकजुट होते हैं, लेकिन कोई भी लीगल मीन्स या एडेप्टेशन के माध्यम से स्ट्रक्चरल कमिटमेंट प्रदर्शित नहीं करता है। कोलैबोरेटिव एक्सचेंजेस में बहुत ज्यादा ट्रस्ट और कमिटमेंट से ट्रू पार्टनरशिप बनती है। म्यूचुअली एडेप्टिव बायर्स और सेलर्स कई रिलेशनशिप स्पेसिफिक एडेप्टेशंस करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट या कोऑपरेशन अचीव करें। कस्टमर इज किंग इस क्लोज कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में सेलर कस्टमर की नीड्स को मीट करने के लिए अडेप्ट करता है, बदले में ज्यादा एडेप्टेशन या चेंज की उम्मीद किए बिना। हालांकि समय के साथ रिलेशनशिप रोल्स शिफ्ट हो सकते हैं या अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस में एक्टिवेट हो सकते हैं। 67 कुछ नीड्स को फेयरली बेसिक सप्लायर परफॉर्मेंस से सैटिस्फाई किया जा सकता है। बायर्स को फिर सप्लायर के साथ क्लोज रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती है या वे इसे चाहते भी नहीं हैं। इसी तरह कुछ सप्लायर्स को लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल वाले कस्टमर्स में इन्वेस्ट करना उनके लिए वर्थवाइल नहीं लग सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि कस्टमर्स और सप्लायर्स के बीच सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स तब बनते हैं जब सप्लाई कस्टमर के लिए महत्वपूर्ण होती है और प्रोक्योरमेंट ऑब्स्टैकल्स होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स परचेज रिक्वायरमेंट्स और कुछ ऑल्टरनेट सप्लायर्स। 68 एक दूसरे अध्ययन ने सजेस्टेड किया कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और प्लानिंग के माध्यम से बायर और सेलर के बीच ज्यादा वर्टिकल कोऑर्डिनेशन आमतौर पर तब ही जरूरी होती है जब हाई एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी मौजूद हो और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स, जिनका वर्णन आगे किया गया है, मामूली हों। 69 बिजनेस रिलेशनशिप्स में रिस्क्स और अपॉर्चुनिज्म। रिसर्चर्स ने नोट किया है कि कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने से सेफगार्डिंग, प्रेडिक्टेबल सॉल्यूशंस सुनिश्चित करना और अडैप्टिंग अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अनुमति देना के बीच टेंशन पैदा होती है। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्गर कस्टमर सेलर टाइज को फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन कस्टमर और सप्लायर के स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिस्क भी बढ़ा सकती है। स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो किसी खास कंपनी और वैल्यू चेन पार्टनर, कंपनी ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए टेलर्ड होते हैं।
71 वे फर्म्स को प्रॉफिट्स बढ़ाने और अपनी पोजीशनिंग अचीव करने में मदद करते हैं। 72 जेरोक्स ने अपने सप्लायर्स के साथ मिलकर कस्टमाइज्ड प्रोसेसेस और कंपोनेंट्स डेवलप किए जिससे उसके कॉपियर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स 30% से 40% तक कम हो गए। बदले में सप्लायर्स को सेल्स और वॉल्यूम गारंटीज, अपने कस्टमर की नीड्स की बेहतर समझ और फ्यूचर सेल्स के लिए जेरोक्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिली। 73 हालांकि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स कस्टमर और सप्लायर दोनों के लिए कंसिडरेबल रिस्क भी एंटेल करते हैं। इकोनॉमिक्स से ट्रांजैक्शन थ्योरी का मानना है कि क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स आंशिक रूप से संक हैं, वे फर्म्स को एक खास रिलेशनशिप में लॉक कर देते हैं। सेंसिटिव कॉस्ट और प्रोसेस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की जरूरत हो सकती है। एक बायर स्विचिंग कॉस्ट्स के कारण होल्डअप के प्रति वल्नरेबल हो सकता है। एक सप्लायर ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है क्योंकि उसके पास डेडिकेटेड एसेट्स और टेक्नोलॉजी नॉलेज दाव पर लगे हैं। बाद वाले रिस्क के संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। 74 एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM को एक अंडरहुड कंपोनेंट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जीतता है। 1 साल का सोल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट एक डेडिकेटेड प्रोडक्शन लाइन में सप्लायर के OEM स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करता है। हालांकि सप्लायर को OEM के इंटरनल इंजीनियरिंग स्टाफ के साथ पार्टनर के रूप में नॉन कॉन्ट्रैक्चुअली काम करने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि में डिटेल्ड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने और फ्रीक्वेंट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए लिंक्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज का उपयोग करके ये इंटरैक्शंस कॉस्ट्स को कम कर सकते हैं और या मार्केटप्लेस चेंजेस के प्रति फर्म की रिस्पॉन्सिवनेस को इंप्रूव करके क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन वे सप्लायर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए खतरे को भी मैग्नीफाई कर सकते हैं। जब बायर्स आसानी से सप्लायर परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, तो सप्लायर शर्क या चीट कर सकता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकता है। ऑपर्चुनिज्म, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में किसी प्रकार का चीटिंग या अंडर सप्लाई होता है। 75 जब यह पता चला कि 2007 में मैटल के सप्लायर ने मैटल के स्पेसिफिकेशन के बाहर लीड बेस्ड इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करना चुना था, तो टॉय मेकर्स की रेप्यूटेशन को सिग्निफिकेंट PR हिट लगा। ऑपर्चुनिज्म का एक ज्यादा पैसिव रूप चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के प्रति रिफ्यूजल या अनविलिंगनेस टू अडैप्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को सैटिस्फाई करने में सिर्फ नेग्लिजेंस हो सकता है। जब एक पीनट प्रोसेसिंग कंपनी, पीनट कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, जिसका सेल्स सिर्फ $25 मिलियन था, में कंटामिनेटेड प्रोडक्ट पाया गया, तो $1 बिलियन का रिकॉल हुआ क्योंकि इंग्रेडिएंट 2000 अन्य प्रोडक्ट्स में पाया गया था। 76 ऑपर्चुनिज्म एक कंसर्न है क्योंकि फर्म्स को कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए रिसोर्सेज डिवोट करने पड़ते हैं जिन्हें वे अदरवाइज ज्यादा प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए एलोकेट कर सकते थे। जब सप्लायर ऑपर्चुनिज्म को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, जब फर्म्स उन एसेट्स में स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स करती हैं जिनका उपयोग वे कहीं और नहीं कर सकते हैं, और जब कॉन्टिजेंसीज को एंटिसिपेट करना कठिन होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर ट्रांजैक्शंस को गवर्न करने के लिए इनएडिक्वेट हो सकते हैं। जब सप्लायर की एसेट स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है, सप्लायर के बिहेवियर को मॉनिटर करना मुश्किल होता है और सप्लायर की रेप्यूटेशन खराब होती है, तो कस्टमर्स और सप्लायर्स जॉइंट वेंचर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बजाय बनाने की संभावना ज्यादा होती है। 77 जब एक सप्लायर की रेप्यूटेशन अच्छी होती है, तो वह इस वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट की रक्षा के लिए ऑपर्चुनिज्म से बचने की संभावना ज्यादा होती है। सिग्निफिकेंट फ्यूचर टाइम हराइजन और या स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी नॉर्म्स की उपस्थिति में आमतौर पर कस्टमर्स और सप्लायर्स जॉइंट बेनिफिट्स के लिए स्ट्राइव करते हैं। उनके स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्रोप्रिएशन, रिसीवर की तरफ से इंक्रीज्ड ऑपर्चुनिज्म से बॉन्डिंग, रिड्यूस्ड ऑपर्चुनिज्म में शिफ्ट हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट मार्केट्स। हमारी चर्चा मुख्य रूप से प्रॉफिट सीकिंग कंपनीज के बाइंग बिहेवियर पर केंद्रित रही है। हमने जो कुछ कहा है वह इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बाइंग प्रैक्टिसेस पर भी लागू होता है। हालांकि हम इन मार्केट्स की कुछ खास फीचर्स को हाईलाइट करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल मार्केट में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, प्रिजन्स और अन्य इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं जिन्हें अपनी देखभाल में रहने वाले लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रदान करने होते हैं। इनमें से कई ऑर्गेनाइजेशंस लो बजट्स और कैप्टिव क्लाइंटेल द्वारा चिह्नित हैं। उदाहरण के लिए, हॉस्पिटल्स को यह डिसाइड करना होता है कि पेशेंट्स के लिए किस क्वालिटी का फूड खरीदना है। यहां बाइंग ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है क्योंकि फूड को टोटल सर्विस पैकेज के हिस्से के रूप में प्रोवाइड किया जाता है,
नहीं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि खराब फूड से पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे और हॉस्पिटल की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचेगा। हॉस्पिटल परचेसिंग एजेंट को इंस्टीट्यूशनल फूड वेंडर्स की तलाश करनी चाहिए जिनकी क्वालिटी एक निश्चित मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करती है या उससे बेहतर है और जिनकी प्राइसेस कम है। वास्तव में कई फूड वेंडर्स इंस्टीट्यूशनल बायर्स की स्पेशल नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को केटर करने के लिए एक अलग सेल्स डिवीजन सेटअप करते हैं। हाइंस हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और प्रिजन्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अपने केचप को अलग तरह से प्रोड्यूस, पैकेज और प्राइस करता है। जो स्टेडियम्स, अरेनास, कैंपसेस, बिजनेसेस और स्कूल्स के लिए फूड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, देश की प्रिजन्स के लिए फूड प्रोवाइड करने में भी कम्पिटिटिव एडवांटेज रखता है, जो इसकी परचेसिंग प्रैक्टिसेस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को रिफाइन करने का डायरेक्ट रिजल्ट है। 79 एरामार्क, जहां पहले पोटेंशियल सप्लायर्स द्वारा प्रोवाइड की गई लिस्ट से सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करता था, अब वह इंडिविजुअल सेगमेंट्स की नीड्स को मीट करने के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए सप्लायर्स के साथ कोलैबोरेट करता है। करेक्शंस सेगमेंट में क्वालिटी को हिस्टोरिकली फूड कॉस्ट लिमिट्स को मीट करने के लिए सैक्रिफाइस किया गया है, जिन्हें मार्केट के बाहर के ऑपरेटर्स के लिए वर्क करना असंभव होगा। जब आप करेक्शंस फील्ड में बिजनेस के लिए जाते हैं, तो आप बिड्स कर रहे होते हैं जिन्हें 100% में मापा जाता है, उस फूड सपोर्ट सर्विसेज के प्रेसिडेंट जॉन जिल्मर कहते हैं। इसलिए परचेसिंग साइड पर हम जो भी एज हासिल कर सकते हैं वह एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। ने यूनिक पार्टनर्स के साथ प्राइस पॉइंट्स पर एक सीरीज ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट सोर्स किए जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये पार्टनर्स यूनिक थे क्योंकि वे प्रोटीन्स की केमिस्ट्री को समझते थे और जानते थे कि प्राइस को कैसे कम किया जाए और फिर भी के कस्टमर्स के लिए एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बनाया जाए जिससे कंपनी को कॉस्ट्स कम करने में मदद मिली। फिर ने एक्सक्लूसिवली करेक्शंस के लिए फॉर्म्यूलेट किए गए 163 डिफरेंट आइटम्स के साथ इस प्रोसेस को रिप्लिकेट किया। फूड कॉस्ट्स को 1 सेंट या तो अमील तक कम करने के बजाय, जैसा कि सामान्य है, ने 5 से 9 सेंट्स कम किए, क्वालिटी को मेंटेन या यहां तक कि इंप्रूव करते हुए। ज्यादातर देशों में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस गुड्स और सर्विसेज का एक मेजर बायर हैं। वे आमतौर पर सप्लायर से बिड सबमिट करने के लिए रिक्वायर करते हैं और अक्सर कॉन्ट्रैक्ट को लोएस्ट बिडर को अवॉर्ड करते हैं, कभी कभी सुपीरियर क्वालिटी या समय पर कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा करने की रेप्यूटेशन के लिए अलाउंस देते हैं। गवर्नमेंट्स निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी खरीद करेंगे, मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में जिनमें मेजर R&D कॉस्ट्स और रिस्क्स होते हैं और जिनमें कंपटीशन कम होती है। मल्टीनेशनल्स द्वारा यूरोप में ऑपरेटिंग करने की एक मेजर शिकायत यह है कि प्रत्येक कंट्री अपने नेशनल्स के प्रति फेवरेटिज्म दिखाता है, भले ही फॉरेन फर्म से सुपीरियर ऑफर्स हों। हालांकि ऐसी प्रैक्टिसेस काफी एंट्रेंच्ड हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन इस बायस को रिमूव करने का प्रयास कर रहा है। एक और चुनौती इकोनॉमिक स्विंग्स और साइकिल्स के कारण स्पेंडिंग की वॉलेटिलिटी है। जब स्टेट गवर्नमेंट्स अचानक अपना स्पेंडिंग कम कर देते हैं, तो सिस्को जैसी फर्म, जो अपनी सेल्स का 22% पब्लिक सेक्टर को करती है, को प्रभाव महसूस होने की संभावना है। 80 जब 2011 में यूएस गवर्नमेंट ने डिफेंस स्पेंडिंग में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉन्ग टर्म कटबैक की घोषणा की, जिसमें और भी कट्स होने की आशंका थी, कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने सिग्निफिकेंट हिट्स लेने की तैयारी की। 81 क्योंकि उनके स्पेंडिंग डिसीजंस पब्लिक रिव्यू के अधीन हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सप्लायर्स से कंसिडरेबल पेपरवर्क की जरूरत होती है, जो अक्सर ब्यूरोक्रेसी, रेगुलेशंस, डिसीजन मेकिंग डिलेज और प्रोक्योरमेंट स्टाफ में फ्रीक्वेंट शिफ्ट्स के बारे में कंप्लेन करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यूएस गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्टर्स पर सालाना $500 बिलियन से ज्यादा खर्च करता है, या फेडरल बजट का लगभग 14%, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा और संभावित रूप से सबसे अट्रैक्टिव कस्टमर बन गया है। 82 मोटोरोला सॉल्यूशंस, जो मोटोरोला को 2 कंपनीज में स्प्लिट होने पर बनाया गया था, दुनिया भर में पब्लिक सेफ्टी एजेंसीज को वायरलेस कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट सेल करता है, जिन्हें $multi-billion गवर्नमेंट मार्केट में पुलिस कार्स के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स की जरूरत होती है। 83 सिर्फ डॉलर फिगर ही बड़ा नहीं है, इंडिविजुअल बाइस की संख्या भी बड़ी है। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोक्योरमेंट डेटा सेंटर के अनुसार हर साल 20 मिलियन से ज्यादा इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट एक्शंस प्रोसेस किए जाते हैं। हालांकि ज्यादातर खरीदे गए आइटम्स की कीमत $2,500 और $25,000 के बीच होती है, लेकिन गवर्नमेंट भी बिलियंस में परचेसेस करता है, जिनमें से कई टेक्नोलॉजी में होती हैं। गवर्नमेंट डिसीजन मेकर्स को अक्सर लगता है कि वेंडर्स ने अपना होमवर्क नहीं किया है।
विभिन्न प्रकार की एजेंसीज, डिफेंस, सिविलियन, इंटेलिजेंस की अलग-अलग नीड्स, प्रायोरिटीज, परचेसिंग स्टाइल्स और टाइम फ्रेम्स होते हैं। इसके अलावा वेंडर्स अक्सर कॉस्ट जस्टिफिकेशन पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स के लिए एक मेजर एक्टिविटी है। जो कंपनीज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बनने की उम्मीद करती हैं, उन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोडक्ट्स के बॉटम लाइन इम्पैक्ट को दिखाने में मदद करने की जरूरत है। केस स्टडीज के माध्यम से यूजफुल एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल पास्ट परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट करना, खास तौर पर दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। 84 जैसे ही कंपनीज गवर्नमेंट एजेंसीज को अपने प्रोडक्ट्स को परचेस और यूज करने के बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट भी वुड बी सप्लायर्स को गवर्नमेंट को सेल करने के तरीके का वर्णन करने वाले डिटेल्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। गाइडलाइंस का पालन न करने या फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को सही ढंग से फिल न करने से लीगल नाइटमेयर पैदा हो सकता है। 85 सभी आकार के बिजनेसेस के लिए सौभाग्य से फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने और बिडिंग को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा है। रिफॉर्म्स कस्टमाइजिंग के बजाय ऑफ द शेल्फ आइटम्स खरीदने, पेपरवर्क को एलिमिनेट करने के लिए वेंडर्स के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट करने और अगली बार जीतने की अपनी संभावनाओं को इम्प्रूव करने के लिए लूजिंग वेंडर्स को डीब्रीफ करने पर ज्यादा एम्फसिस देते हैं। 86 ज्यादा परचेसिंग वेब बेस्ड फॉर्म्स, डिजिटल सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट कार्ड्स (पी कार्ड्स) के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। कई फेडरल एजेंसीज जो गवर्नमेंट के बाकी हिस्सों के लिए परचेसिंग एजेंट्स के रूप में काम करती हैं, उन्होंने वेब बेस्ड कैटलॉग्स लॉन्च किए हैं जो ऑथोराइज्ड डिफेंस और सिविलियन एजेंसीज को मेडिकल और ऑफिस सप्लाई से लेकर क्लोथिंग तक सब कुछ ऑनलाइन खरीदने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन न केवल अपनी वेबसाइट के माध्यम से स्टॉक्ड मर्चेंडाइज सेल करता है, बल्कि बायर्स और कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर्स के बीच डायरेक्ट लिंक्स भी बनाता है। यूएस गवर्नमेंट के साथ किसी भी काम के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन (CCR) डेटाबेस www.ccr.gov में है, जो एजेंसी एक्विजिशंस के समर्थन में डेटा को कलेक्ट, वैलिडेट, स्टोर और डिसेमिनेट करता है। 87 फिर भी कई कंपनीज जो गवर्नमेंट को सेल करती हैं, उन्होंने मार्केटिंग ओरिएंटेशन का उपयोग नहीं किया है, हालांकि कुछ ने अलग गवर्नमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश किए हैं। गेटवे, रॉकवेल और गुडियर गवर्नमेंट नीड्स और प्रोजेक्ट्स का अनुमान लगाते हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन फेज में भाग लेते हैं, कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, बिड्स को केयरफुली प्रिपेयर करते हैं और अपनी कंपनीज रेप्यूटेशंस का वर्णन करने और उन्हें एनहांस करने के लिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेंचर को 1942 में एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग ग्रुप के रूप में लॉन्च किया गया था और यह अकाउंटिंग फर्म एंडरसन की कंसल्टिंग आर्म थी। 1989 में यह एटी कंसल्टिंग पर केंद्रित एक अलग बिजनेस यूनिट बन गई और इसका नाम एंडरसन कंसल्टिंग रखा गया। उस समय, हालांकि यह सालाना $1 बिलियन कमा रहा था, एंडरसन कंसल्टिंग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसीज के बीच ब्रांड अवेयरनेस कम था और इसे अक्सर इसके कॉर्पोरेट पेरेंट के साथ गलत समझा जाता था। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने और खुद को अकाउंटिंग फर्म से अलग करने के लिए एंडरसन कंसल्टिंग ने प्रोफेशनल सर्विसेज क्षेत्र में पहला लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च किया। दशक के अंत तक यह दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। 2000 में अपने पूर्व पेरेंट के खिलाफ आर्बिट्रेशन के बाद एंडरसन कंसल्टिंग को एंडरसन से पूरी इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन उसे एंडरसन नाम छोड़ना पड़ा। एंडरसन कंसल्टिंग को 47 देशों में ट्रेडमार्क किया जा सकने वाला 200 से ज्यादा भाषाओं में इफेक्टिव और इनऑफेंसिव, एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स के लिए एक्सेप्टेबल और अवेलेबल URL के साथ कॉरस्पॉन्डिंग करने वाला नाम खोजने के लिए 3 महीने का समय दिया गया। इसके बाद जो एफर्ट किया गया वह कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे सक्सेसफुल रीब्रांडिंग कैंपेन्स में से एक था। कंपनी का नया नाम उसके अपने एक कंसल्टेंट द्वारा उसके ओस्लो ऑफिस में दिया गया था। ब्रांडस्टॉर्मिंग नामक एक इंटरनल नेम जनरेशन इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में उसने एक्सेंचर नाम सबमिट किया, क्योंकि यह एडवेंचर से राइम करता था और एक्सेंट ऑन द फ्यूचर का सुझाव देता था। नाम ने ओरिजिनल एंडरसन कंसल्टिंग नाम का AC भी रिटेन किया, ओरिजिनल नाम का एको करते हुए। AC.com वेबसाइट, जो फर्म को अपने पूर्व ब्रांड इक्विटी को रिटेन करने में मदद करेगा। 31 दिसंबर 2000 को आधी रात को
एंडरसन कंसल्टिंग ने ऑफिशियली एक्सेंचर नाम अपनाया और अपने क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट्स में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, सभी पार्टनर्स और एम्प्लॉयज, मीडिया, लीडिंग इंडस्ट्री एनालिस्ट्स, पोटेंशियल रिक्रूट्स और एकेडेमिया को टारगेट करते हुए एक ग्लोबल एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस कैंपेन लॉन्च की। नतीजे तेज और इम्प्रेसिव थे। एक्सेंचर का ब्रांड इक्विटी पहले साल में 11% बढ़ गया और जिन फर्म्स ने इसकी सर्विसेज के बारे में पूछताछ की उनकी संख्या 350% बढ़ गई। कंपनी की सर्विसेज की ब्रेथ और डेप्थ के बारे में अवेयरनेस अपने पिछले लेवल का 96% तक पहुंच गया और मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सर्विसेज के प्रोवाइडर के रूप में एक्सेंचर के बारे में अवेयरनेस पहले से ही अपने पिछले लेवल का 76% से ज्यादा हो गया था। इन रिजल्ट्स ने एक्सेंचर को जुलाई 2001 में 1.7 बिलियन का आईपीओ सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाया। एक्सेंचर का मानना था कि इसका डिफरेंशिएटर इनोवेटिव आइडियाज, बिजनेस प्रोसेसेस और 80 दोनों में ग्राउंडेड आइडियाज प्रोवाइड करने और उन्हें एक्सिक्यूट करने की क्षमता थी। मैकिन्सी जैसे कॉम्पिटिटर्स को स्ट्रैटेजी डेवलप करने में हाईली स्पेशलाइज्ड माना जाता था, जबकि आईबीएम जैसे अन्य कॉम्पिटिटर्स को टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन में हाईली स्किल्ड माना जाता था। एक्सेंचर दोनों में एक्सेलिंग के रूप में देखा जाना चाहता था। जैसा कि उसके यूके चीफ इयन वॉटमोर ने बताया, जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशनल कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग कैपेबिलिटी दोनों प्रोवाइड नहीं कर सकते, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। क्लाइंट्स दोनों की उम्मीद करते हैं। 2002 में एक्सेंचर ने एक नया पोजीशनिंग स्टेटमेंट अनवेल्ड किया, जो एक पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका को रिफ्लेक्ट करता था जिसने स्ट्रैटेजीज क्रिएट करने और उन्हें एक्सिक्यूट करने में मदद की। टैगलाइन इनोवेशन डिलीवर्ड को इस स्टेटमेंट द्वारा सपोर्ट किया गया था। इनोवेशन टू एग्जीक्यूशन से एक्सेंचर आपकी विजन को एक्सेलरेट करने में मदद करता है, अपने क्लाइंट्स को उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करने की अपनी नई प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में एक्सेंचर ने एक पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की जिसमें उसके कई कॉन्ट्रैक्ट्स में इंसेंटिव्स शामिल थे जो उसे तब ही मिलेगा जब स्पेसिफिक बिजनेस टारगेट्स मीट हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश ट्रैवल एजेंट थॉमस कुक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह स्ट्रक्चर किया गया था कि एक्सेंचर का बोनस 5 मैट्रिक्स पर निर्भर करता था, जिसमें एक कॉस्ट कटिंग वाला भी था। 2003 के अंत में एक्सेंचर ने इनोवेशन डिलीवर्ड थीम पर निर्माण किया और अपनी नई टैगलाइन हाई परफॉर्मेंस डिलीवर्ड की घोषणा की। साथ ही एक कैंपेन भी लॉन्च की जिसमें गोल्फ सुपरस्टार टाइगर वुड्स को स्पोक्सपर्सन के रूप में फीचर किया गया। जब एक्सेंचर ने वुड्स को अपने स्पोक्सपर्सन के रूप में खोजा तो वह अपने खेल के शीर्ष पर था, दुनिया का सबसे अच्छा गोल्फर, एक इम्पेक्केबल इमेज और हाई परफॉर्मेंस का आइडियल सिंबल के साथ। एक्सेंचर के मैसेज ने कम्युनिकेट किया कि यह क्लाइंट कंपनीज को हाई परफॉर्मिंग बिजनेस लीडर्स बनने में मदद कर सकता है और वुड्स के एंडोर्समेंट ने हाई परफॉर्मेंस के इंपॉर्टेंस को घर तक पहुंचाया। अगले 6 वर्षों में एक्सेंचर ने लगभग $300 मिलियन ऐसे एड्स में खर्च किए जिनमें ज्यादातर टाइगर वुड्स को वी नो व्हाट इट टेक्स टू बी अ टाइगर और गो ऑन बी अ टाइगर जैसी स्लोगन्स के साथ फीचर किया गया था। कैंपेन ने वुड्स की इंटरनेशनल अपील का लाभ उठाया, दुनिया भर में चली और एक्सेंचर स्पॉन्सर्ड इवेंट्स जैसे वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप्स और शिकागो मैराथन का सेंट्रल फोकस बन गई। यह सब तब बदल गया जब टाइगर वुड्स, उसके एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स और गोल्फ से उसके अनिश्चितकालीन अनुपस्थिति के बारे में स्कैंडल लेट 2009 में प्रेस में आया। एक्सेंचर ने वुड्स को स्पोक्सपर्सन के रूप में ड्रॉप कर दिया, यह कहते हुए कि वह अब इसके ब्रांड के लिए एक अच्छा फिट नहीं था। वास्तव में फोकस ग्रुप्स ने दिखाया कि कंज्यूमर्स स्कैंडल से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे कि एक्सेंचर के स्ट्रैटेजिक मैसेज पर फोकस कर सकें। एक्सेंचर ने खुद को एक फैमिलियर टेरिटरी में पाया और एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंपेन डेवलप और एक्सिक्यूट करने पर काम किया जिसने न केवल दुनिया भर में रेसोनेट किया और डिफरेंट कल्चर्स में एप्रोप्रिएटली ट्रांसलेट किया, बल्कि एक्सेंचर के ब्रांड को नेक्स्ट लेवल तक भी एलिवेटेड किया। 2011 में एक्सेंचर ने 35 देशों में एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ग्रेटर दैन कैंपेन लॉन्च की। कैंपेन ने यूनिलेवर, स्टारवुड होटल्स और कैटरपिलर जैसे क्लाइंट्स से सक्सेसफुल केस स्टडीज को हाईलाइट किया और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ग्लोबलाइजेशन जैसे क्षेत्रों में एक्सेंचर की कैपेबिलिटीज पर फोकस किया। कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की कि इसकी ब्रांड पोजिशनिंग हाई परफॉर्मेंस डिलीवर्ड न केवल इफेक्टिव थी बल्कि बिजनेस लीडर्स के लिए अभी भी रेलेवेंट थी। अंत में एक्सेंचर ने कैंपेन में एक नया मार्केटिंग ट्विस्ट बनाया। ग्रेटर दैन सिंबल,
जो हमेशा एक्सेंचर लोगों में दिखाई देता था, उसे बाहर निकाला गया और कैंपेन के एक मेजर एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह मेजर सिटीज में कैब्स और बिलबोर्ड्स पर दिखाई दिया और सभी एक्सेंचर के प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया के साथ-साथ एम्प्लॉयीज के बीच एक क्रिटिकल यूनिफाइंग एलिमेंट बन गया। आज एक्सेंचर एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी सर्विसेज और आउटसोर्सिंग कंपनी के रूप में एक्सेल करना जारी रखता है। इसके क्लाइंट्स में फॉर्च्यून ग्लोबल 100 में से 99 और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के 3/4 से ज्यादा शामिल हैं। कंपनी ने फिस्कल 2013 को 28.6 बिलियन के रेवेन्यूज के साथ समाप्त किया और इसका ब्रांड वैल्यू लगभग $9 बिलियन है। ये थॉमस एडिसन ने 1878 में एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की स्थापना की। कंपनी, जिसने जल्द ही अपना नाम बदलकर जनरल इलेक्ट्रिक (GE) कर लिया, लाइट बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में एक अर्ली पायोनियर बन गई और ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग और ब्रॉडकास्टिंग जैसे विभिन्न इंडस्ट्रीज की इलेक्ट्रिकल नीड्स को पूरा किया। GE 1950 और 1960 के दशक में प्रोग्रेस इज आ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट टैगलाइन के तहत बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में एक्नॉलेज्ड पायोनियर बन गई। जैसे ही कंपनी ने 1970 और 1980 के दशक में अपने बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट लाइन्स को डाइवर्सिफाई किया, उसने नए कॉर्पोरेट कैंपेन्स बनाए, जिनमें प्रोग्रेस फॉर पीपल और वी ब्रिंग गुड थिंग्स टू लाइफ शामिल थे। 1981 में जैक वेल्च GE के 8वें CEO के रूप में रेजिनाल्ड जोन्स की जगह आए। वेल्च के 2 दशकों के लीडरशिप के दौरान उन्होंने GE को एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर से ग्लोबल सर्विसेज जायंट में बदलने में मदद की और कंपनी के मार्केट वैल्यू को 1981 में $12 बिलियन से बढ़ाकर 2001 में $280 बिलियन कर दिया, जिससे यह उस समय दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कॉर्पोरेशन बन गई। वर्षों से GE ने बिजनेस मार्केट और बिजनेस बाइंग प्रोसेस की गहरी समझ का प्रदर्शन किया है, खुद को अपने बिजनेस कस्टमर्स के शूज में रखकर कंपनियों को समझ में आता है। उदाहरण के लिए, कंपनी समझती है कि एक एयरक्राफ्ट इंजन खरीदना मल्टीमिलियन डॉलर एक्सपेंडिचर है जो परचेज के साथ खत्म नहीं होता है। कस्टमर्स, एयरलाइंस को FAA गाइडलाइंस को मीट करने और इंजन्स की रिलायबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सब्सटैंशियल मेंटेनेंस कॉस्ट्स का सामना करना पड़ता है। 1999 में GE ने पावर बाय द आवर नामक एक नया प्राइसिंग ऑप्शन पायोनियर किया, जिससे कस्टमर्स को हर बार इंजन चलाने पर एक फिक्स्ड फी पे करने का मौका मिला। बदले में GE सभी मेंटेनेंस करता है और इंजन की रिलायबिलिटी गारंटी करता है। जब एयर ट्रैवल की डिमांड अनिश्चित होती है, तो पावर बाय द आवर GE के कस्टमर्स को लोअर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप प्रदान करता है। 2003 में GE और उसके नए CEO जेफरी इमेल्ट को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, एक यूनिफाइड ग्लोबल मैसेज के साथ अपने डाइवर्सिफाइड ब्रांड को कैसे प्रमोट किया जाए। GE के एक सोर्स ने बताया, इमेल्ट ऐसा एडवर्टाइजिंग चाहते हैं जो ज्यादा हाईटेक हो, ज्यादा इनोवेटिव और कंटेम्पररी हो, ऐसा कुछ जो GE को ज्यादा एडवांस्ड, आउट इन फ्रंट दिखाए। इसलिए 24 साल और $1 बिलियन के फाइनेंशियल सपोर्ट के बाद GE ने अपने सिग्नेचर स्लोगन वी ब्रिंग गुड थिंग्स टू लाइफ को नए टैगलाइन इमेजिनेशन एट वर्क के लिए ड्रॉप कर दिया, जो इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी पर इसके रिन्यूड फोकस को हाईलाइट करता है। अवार्ड विनिंग नए कैंपेन ने GE एयरक्राफ्ट इंजन्स, मेडिकल सिस्टम्स और प्लास्टिक्स जैसी यूनिट्स को प्रमोट किया, जो कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स की ब्रेथ पर फोकस करता है, और इसे रिजल्ट्स मिले। रिसर्च से पता चलता है कि GE को अब हाई-टेक, लीडिंग एज, इनोवेटिव, कंटेम्पररी और क्रिएटिव जैसे एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, जूडी गेज जनरल मैनेजर फॉर ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग ने कहा। इसके अलावा सर्वे रिस्पोंडेंट्स ने GE को कुछ ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएट करना जारी रखा, जिसमें ट्रस्ट और रिलायबिलिटी शामिल है। 2005 में GE ने कैंपेन को एक कंपनी वाइड इनिशिएटिव में विकसित किया जो आज भी जारी है, इकोमैजिनेशन। इकोमैजिनेशन ने कंपनी के एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे सोलर एनर्जी, लोअर एमिशन इंजन्स और वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के प्रयासों को हाईलाइट किया। GE ने शुरू में नए इनिशिएटिव के लिए कई एग्रेसिव गोल्स सेट किए, जिसमें 5 साल में इकोमैजिनेशन प्रोडक्ट से रेवेन्यू को दोगुना करके $20 बिलियन करना और 7 साल के भीतर ग्रीनहाउस गैस एमिशंस को 1% तक कम करने का वादा करना शामिल था। कंपनी का मानना था कि तब और अभी भी मानती है कि इकोमैजिनेशन के आसपास इनोवेशन को एम्ब्रेस करना इसकी ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है।
इमेल्ट ने कुछ स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग डिसीजंस लिए जिससे कंपनी को 2008 और 2009 की वर्ल्ड वाइड रिसेशन से सर्वाइव करने में मदद मिली और इससे B2B डायरेक्शन में भी शिफ्ट करने में मदद मिली। GE 11 डिवीजन से घटकर 5 हो गई और उसने अपने कुछ कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेसेस को सेल कर दिया, जिसमें 51% NBC यूनिवर्सल कॉमकास्ट को सेल किया गया शामिल है। इस शिफ्ट ने कंपनी को ज्यादा इनोवेशन, ग्रीन इनिशिएटिव्स और इसके ग्रोइंग बिजनेसेस जैसे पावर जनरेशन, एविएशन, मेडिकल इमेजिंग और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा रिसोर्सेज लगा सके। GE को समझ में आया कि उसे अपनी करंट खराब फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करने के लिए एक और ह्यूज इनिशिएटिव की जरूरत है। मैनेजमेंट का मानना था कि दुनिया भर में अफोर्डेबल हेल्थ केयर में ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है। नतीजतन कंपनी ने $6 बिलियन के कंपनी वाइड इनिशिएटिव को एम्ब्रेस किया जिसे हेल्थ इमेजिनेशन कहा जाता है। बिजनेस स्ट्रैटेजी का उद्देश्य दुनिया भर में ज्यादा लोगों को इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदान करके GE के हेल्थ केयर बिजनेस को ग्रो करना था और कंपनी ने इसके लिए एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान लॉन्च किया। GE की B2B मार्केटिंग सैवी ने उसे वर्षों तक फाइनेंशियल टाइम्स की वर्ल्ड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने में मदद की है। कंपनी के प्रत्येक बिजनेस मार्केट की गहरी समझ ने इसके B2B मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को प्रोग्रेसिव, रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाए रखा है। इसके अलावा इसका ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन ब्रांड इक्विटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद करता है। GE को इंटरब्रांड बिजनेस वीक की टॉप 100 ग्लोबल ब्रड्सा रिपोर्ट में छठा स्थान दिया गया था, जिसका ब्रांड वैल्यू $45 बिलियन था। GE ब्रांड वह है जो हम सभी को कनेक्ट करता है और हमें पार्ट्स की तुलना में बहुत बेहतर बनाता है, मुख्य मार्केटिंग ऑफिसर बेथ कमस्टॉक ने कहा। आज जनरल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज की एक विस्तृत श्रृंखला में ऑपरेट करता है, जिसमें पावर और वाटर, ऑयल और गैस, एनर्जी मैनेजमेंट, एविएशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, होम और बिजनेस सॉल्यूशंस और कैपिटल शामिल हैं। नतीजतन फर्म होम अप्लायंसेस से लेकर जेट इंजन्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, वाइन टर्बाइन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज तक विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करती है। 2013 में इसकी रेवेन्यू $146 बिलियन से ज्यादा थी, जिससे यह इतनी बड़ी हो गई कि इसके सबसे बड़े बिजनेस यूनिट्स फॉर्च्यून 200 में अलग से रैंक कर सकते थे। अगर GE एक कंट्री होता तो यह दुनिया का 50वां सबसे बड़ा कंट्री होता, जो कुवैत, न्यूजीलैंड और इराक से आगे होता।